हम उत्तराखंड राज्य क्यों चाहते थे, हम उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे थे, उसके पीछे एक सामान्य सी बात है कि हम 8 पर्वतीय जनपद जो उत्तर प्रदेश में थे, हमको उत्तर प्रदेश से कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ तो हमारे इतने बड़े रिश्ते हैं। और आज की नहीं, आज़ादी से पहले के, आज़ादी के समय के और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तब भी हमारे उनके साथ बहुत निजी रिश्ते रहे और बहुत मजबूत रिश्ते रहे। हम पढ़ने के लिए इलाहाबाद और वहाँ गए हैं, काशी में। हमारी जब उत्तराखंड राज्य की बात थी तो पहली शिक्षा की बात थी, जिसको आपने कहा। हम कहते थे कि हमको बहुत बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए और ये हमारी महत्वपूर्ण मांग होती थी। और हुआ क्या कि राज्य बनने के बाद इन स्कूलों को अच्छा बनने के बजाय, इन स्कूलों बहुत सुंदर बनाने के बजाय हमारे यहाँ 2500 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटेक्निक खुले और बहुत सुंदर पॉलिटेक्निक खुले, उनका उत्तर प्रदेश में नाम भी था हैं। और फिर उसके बाद हमारे ITI खुली, जो उससे भी और बच्चे रह गए थे, तो वो ITI से अपना जीवन यापन के लिए चीज़ें कर सकते थे। ये हमारे यहाँ खुला। दुर्भाग्य क्या हुआ कि इन सालों में इन पॉलिटेक्निक को नए ट्रेड लाने के बजाय, इन ITI में नए आधुनिक ट्रेड लाने के बजाय, रोज़गार से जोड़ने के बजाय हमारे यहाँ लगभग 3 दर्जन ITI बंद हुई और हमारे यहाँ लगभग 22 लगभग पॉलिटेक्निक बंद हुए। सतपुली में आप खड़े हो जाए, सुबह 7 बजे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सतपुली में 2 दर्जन बसें जो हैं बच्चों को पब्लिक स्कूलों में ले जाती हैं। तो इससे साबित होता है कि बच्चों की कमी नहीं है, हमारी नीतियों की कमी थी जो स्कूलों को नहीं बनाया, और उसके कारण हम जो पलायन की बात करते हैं, बाहर जाने की बात करते हैं, उसका रास्ता भी खुला। अभी एक क्लस्टर योजना सरकार लाई है समायोजित करने की, तो उन्होंने 360 स्कूलों की लिस्ट बनाई है कि इंटर कॉलेजों को बंद करने की। अभी तो प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे थे। और ये इतना खतरनाक है कि आने वाले 10 सालों में हमारी शिक्षा रहेगी भी नहीं रहेगी, जो सरकारी शिक्षा है। ये बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ 7% खर्च है हमारे यहाँ स्वास्थ्य में, 7% खर्च करते हैं स्वास्थ्य में, 7%। और उत्तराखंड में इतने % से काम नहीं चलेगा। आपको शिक्षा और स्वास्थ्य में तो बहुत काम करना चाहिए। हम सब लोगों के लिए, आप और हम जो आंदोलन में थे, हमारी पूरी जनता जो आंदोलन में थी, मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हम अपने को दोषी माने कि हम ये क्यों कर रहे थे हैं, या मैं उन लोगों की शर्म की बात करूं जिनको आंखों की शर्म भी नहीं है कि हमारे यहाँ प्रसव पीड़ा से महिलाएं सड़क पर मरी हैं। बिल्कुल मरी हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, मैं बहुत पुष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 700 से ज़्यादा महिलाएं प्रसव पीड़ा से इलाज न मिलने के कारण सड़क में या अस्पताल के बरामदों में मरी हैं। और सबसे मजे की बात है, ये सिर्फ उसकी बात नहीं है चौखुटिया में मरी है, ऐसा नहीं है। नहीं। वो देहरादून में मरी है, देहरादून में, वो हल्द्वानी में मरी है। और सबसे मजे की बात क्या है कि हमारे यहाँ एक विधायक की जो दिरानी है, देवरानी, वहाँ गंगुली हाट की, वो तक मरी है। हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं, केदारनाथ पहुँच रहे हैं, और वहाँ अगर किसी को हार्ट की इमरजेंसी आ गई तो ऋषिकेश से पहले कोई भी मैनेज करने वाला नहीं। पूरे पहाड़ के यही हाल है कि रेफरल सेंटर बन गए हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेफरल सेंटर बन गए हैं। और अब स्थिति ये है कि लोग तो माइग्रेट कर ही रखे हैं। वहाँ से किसी इमरजेंसी में कोई अगर मरीज नीचे को आता है तो 82 के नज़दीक कहीं यहाँ मर जाता है, उधर कहीं देखो तो रामनगर के नज़दीक कहीं डेथ हो जाती है, और नीचे जाके यहाँ ऋषिकेश, क्योंकि सारे देहरादून में है, दिल्ली में है, तो रिश्तेदारों को बोलते हैं कि भाई हम खड़खड़ी में, हम हरिद्वार में ला रहे हैं, तुम वहीं पहुँचो, वहीं। तो मैं कहता हूँ इसको कि मुर्दे भी पलायन करें। बिल्कुल, ये मुर्दे भी पलायन। ये तो बड़ा गजब का आपने बात की डॉक्टर साहब। आप देखिए ना, जो आपने कहा ना, हमारे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज हमारा, वहाँ में MBBS करने वाला बच्चा 2 मंजिल से गिरा था और उसके पीठ में उसकी हड्डी को क्रैक हो गई थी, तो उसको जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया था। ये 25 साल की जमा उपलब्धि है कि हमारे जो माननीय चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, बीमार होते हैं तो कोई भी सरकारी अस्पताल, चाहे दून मेडिकल कॉलेज यहाँ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा राजधानी और हल्द्वानी और यहाँ तो ही है, उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल पे भरोसा हमारे माननीयों को नहीं है। ये हमारे 25 साल की मेडिकल सेवाओं में आए हुए इम्प्रूवमेंट का दर्पण है। बिल्कुल, ये हमारे उसका दर्पण है। तो हमारे यहाँ अभी हम जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर रहे थे, तो 1992 में उत्तराखंड कांदल ने कहा, तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने कहा कि हम गैरसैंण को
राजधानी बनाएंगे और उसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंदनगर रखेंगे। और मुझे लगता है कि यूकेडी वालों ने भी शायद उसको पढ़ा हो न पढ़ा हो अपने उस दस्तावेज को। तो क्या कहा गया, गैरसैंण राजधानी बनाने का मतलब सिर्फ गैरसैंण को किसी प्रशासनिक सेंटर की तरह नहीं देखा गया था, बल्कि देखा गया था कि हम उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से एक विकास के विकेंद्रीकरण के मॉडल के रूप में देखते थे। और वो राजधानी को बनाने का हमने कहा था कि हम एक उत्तराखंड के में पहाड़ी शिल्प का एक शहर बनाएंगे, पहाड़ी शिल्प का शहर, जिसको देश और दुनिया के लोग देखने भी आए। और हम एक, अब क्या हुआ, शहरों के निर्माण की प्रक्रिया होती है, शहरों के निर्माण का एक दर्शन होता है, उसके पीछे फिलोसफी होती है, अर्बनाइजेशन साइंस है पूरा। हाँ, मैं जरा उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड अर्बन प्लानिंग एक साइंस है पूरा। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हम जिसको अपना संगठित पहला शासन कहते हैं उत्तराखंड में, उससे पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन हम कत्यूरों को ही संगठित शासन मानते हैं। तो उनने पहला शहर जो है जोशीमठ बसाया। जिस बात को आप कह रहे थे मैं उसको थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ। उनने पहला शहर जोशीमठ बसाया और दूसरा उनने बैजनाथ बसाया। और उसके बाद गढ़वाल में परमार लोग आए, पंवार आए, और कुमाऊँ में चंदों का शासन हुआ। तो कुमाऊँ में चंपावत उन्होंने राजधानी बनाई, एक शहर का निर्माण हुआ। फिर वो अल्मोड़ा आए तो उन्होंने दूसरी राजधानी, दूसरे शहर बसाया। उसके बाद में बाजपुर बसाया, उन्होंने रुद्रपुर बसाया, उन्होंने काशीपुर बसाया। ये चंदों के बसाए हुए शहर हैं। और जब हम गढ़वाल में आते हैं तो यहाँ पर हमारे चाँदपुर गढ़ी से पहले हम देवलगढ़ गए, और देवलगढ़ के बाद हमने एक सुंदर शहर राजधानी के रूप में श्रीनगर को बसाया, जो आज भी सांस्कृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है परमार लोगों ने जब टिहरी रियासत बनी तो उसमें एक नया शहर हमारा टिहरी बसा, जिसको हम बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत हम सब लोग समृद्ध मानते हैं। और उसके अलावा उन्होंने प्रतापनगर बसाया, उनके बाद उन्होंने आपका कीर्तिनगर बसाया। देखो उनके शहर बसाए हैं। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनने नैनीताल बसाया, उनने मसूरी बसाया, उनने लैंसडाउन बनाया, उनने रानीखेत बनाया, और उनने इस देहरादून का भी विकास किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संस्थान बना के तमाम चीज़ों को करके। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये है शहरों के बनने का दर्शन। और जब ये शहर बनते हैं और प्लानिंग, शहर बनाने का प्लान जहाँ जब आपने प्लान किया तो उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग करी और अब जो बात सारी संभावना खत्म कर। अब जो बात थी, जो एक हमारे यहाँ शहर बना नया, उत्तराखंड में आज़ादी के बाद एक नया शहर बना, जिसको हम नई टिहरी के रूप में जानते हैं। और वो हमारी शहर की लाशों के ऊपर बना। दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी बेहतरी के लिए हमने शहर नहीं बनाए, बल्कि हमने सांस्कृतिक शहर को 125 गांवों को डुबा के हमने एक शहर बनाया। तो ये जो ये शहरों को सीमेंट का, कंक्रीट का ढेर बना जी, ये थोड़ा सा देखने की बात है कि हम जब अपना कोई निर्माण भी कर रहे हैं, हम जब स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, जब हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, तो हमको कभी कभी स्मार्ट गाँव भी कहना चाहिए। गाँव भी कहना चाहिए, गाँव स्मार्ट गाँव भी कहना चाहिए। पर उसी तरह से कहेंगे जिस तरह से स्मार्ट सिटी देहरादून जी, खाली बोर्ड पोत दिए, और उसके बाद सारे शहर पूरा गटर बन गया। गटर स्मार्ट गांव की परिकल्पना करें, मतलब स्थानीय सरकार की बात करें, हम स्थानीय सरकार की बात करें, तो हमको क्या करना चाहिए था, पूरे गाँव के अंदर उनके जल, जंगल, जमीन और तमाम चीज़ों पर अधिकार देते हुए उसको एक संवैधानिक सशक्त संस्था बना के हमने विकास का मॉडल बनाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या, अभी देखिए ना, अभी उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है हमारे महेश पुनेठा जी ने। वो कविता मुझे पूरी तो उस ढंग से याद नहीं है, लेकिन उसका जिस्ट है वो बड़ा गजब का है। उन्होंने कहा कि नदी और जंगल को इस बात का दुख नहीं है कि वो चली गई या उसका शोषण हो गया या उसको दबा दिया गया, बल्कि उसको दुख इस बात का है कि सब लोग सड़क के साथ खड़े हो गए। अरे हम सड़कें हमारी जो बनी है विश्व की सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनाई हमने जिसमें जेसीबी का ड्राइवर अलाइनमेंट तय करता था, मिट्टी खोदी और नीचे डंप। यही कारण है कि सड़कें बन, जैसे ही सड़कों का जाल बिछने लगा, प्राकृतिक आपदाओं, सो कॉल्ड प्राकृतिक आपदाओं, फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ों में अचानक तेजी आई और पूरा पहाड़ लहूलुहान हो गया। सारे पहाड़ में अब इतने आपदाएं कभी नहीं आती थी जितने पिछले 15-20 साल में हमने डेवलप कर दिया है। हर साल हर क्षेत्र त्राही मचाने लग जाता है। मेरे पहाड़ में सड़कों का तो जाल है, लेकिन मेरी जितनी भी सड़कें बनी है ना, वो मुझे गांव से दिल्ली पटक देती हैं। और मुझे एक ऐसी सड़क भी चाहिए जो मुझे दिल्ली से गांव ला सके। मतलब ये हमारे विकास का ना एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये बात सही है कि सड़कें तो शहर से गांव की तरफ गई, लेकिन जैसे गांव की तरफ जाते हैं उनका मुंह नीचे शहर की तरफ को। और उस रास्ते से वन वे ट्रैफिक नहीं, उस रास्ते से क्या क्या गया, उस रास्ते से हमारे यहाँ डंपर गया,
उस रास्ते में शराब की गाड़ियाँ गई, उसमें माफिया गया, लेकिन गांव का रहने वाली वहाँ से बाहर को आया। वो उनको ले जाने के लिए वो बनी, और वो सड़कें सब कुछ ले गई। आपका संस्कृति ले गई, भाषा ले गई, बच्चा ले गया, यूथ ले गया, भाषा ले गई, और वहाँ पहुँचा गया है अपराध तक कि जब चंद सिंह गढ़वाली निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे थे, तो वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दुनिया भर में सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा संदेश भी दे रहे थे, जो मानवता प्रतिकार करती है। और हम वहाँ पर अगर निहत्थे कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं तो उनको बचाने के लिए हम खड़े होंगे, और ये बहुत बड़ा संदेश था दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ उसके 1 महीने बाद 30 मई 1930 को दूसरी घटना होती है, और हमारा ही राजा हमारे ही लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाता है। 6 महीने बाद 1980 में जब चुनाव हुआ, तो उस विधानसभा के चुनाव में पहली बार रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट चुनाव लड़े, और उस समय नारा लगा कि टूटी चप्पल फाटी कोट, जसू का के दिया वोट। और तमाम लोगों ने उस आदमी को, जो समाजवादी था, लंबे समय से संघर्ष कर रहा था जल जंगल ज़मीन के सवालों को लेकर, मजदूर के सवालों को लेकर, उस आदमी को लोगों ने पैसा भी दिया और उसको जिताया भी। उत्तराखंड क्रांति दल ने पहाड़ की 19 सीटों में से 11 सीटों में नेक टू नेक फाइट में रही, और 2 सीटों पर वो जीती, रानीखेत और डीडी हाट पर। और लोकसभा सीट पर 11,000 वोट से सिर्फ इंद्रमणि बड़ौनी हारे, और सिर्फ 9,000 वोट से काशी सिंह गहरी हारे। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर सोचने की बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस पूरे जनमत को, आज ये कहते हैं ना कि हमको लोग नहीं पूछते, ये नहीं पूछते, बिल्कुल गलत तर्क है। लोगों ने उनको इतना वोट दिया है। नमस्कार, thirdpole.live के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सबको विदित ही है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां साल ये चल रहा है, और 9 तारीख को 25 साल पूरे भी हो जाएंगे। इस अवसर पर सरकारी तौर पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, बहुत बड़ा समारोह, और लगातार सीरीज ऑफ समारोह मैं कहूँगा कि वो मनाए जा रहे हैं। लेकिन जनता में देखा जाए तो एक अजीब तरह की उदासी है, उदासीन जनता इसमें दिख रही है। ये दोनों डिस्कनेक्ट, दोनों चीज़ें आपस में, सत्ता का और जनता के बीच का डिस्कनेक्ट बड़ी कहानी कहता है। पिछले 20 साल में अलकनंदा में, भागीरथी में, गंगा में करोड़ों टन पानी बह गया है। तब से एक नई पीढ़ी अब हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी असरदार रूप से आगे आ गई है। एक पीढ़ी पीछे हो गया है तब से और आज का काल। इस सारे परिदृश्य पर एक तरह से एक सकारात्मक और विहंगम दृष्टि डालते हुए एक सर्वांगीण एक पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। हमारे साथ राज्य आंदोलन ही नहीं, तमाम आंदोलनों का एक सुपरिचित चेहरा और ज्ञान का, हिमालय का इंसाइक्लोपीडिया, उनको खासकर उत्तराखंड का कह सकते हैं। हम 2 आदमियों को हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, एक शेखर पाठक जी को और एक चारू तिवारी जी को। चारू तिवारी जी आज हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चारू, इस बात यहाँ से शुरू करते हैं कि पिछले 25 साल मतलब 1/4 शताब्दी, इस सारे अंतराल में, इस कालखंड में बहुत इफेक्टिव तरीके से हम लोग रहे, चाहे वो जब राज्य बना और आज तक हम अपनी भूमिका हर साल हम प्रभावी मानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इस कालखंड को आप राज्य की दृष्टि से और राज्य के एस्पिरेशन की दृष्टि से, जिसके लिए राज्य बनाया गया था, जिस उद्देश्य से और जिन महत्वाकांक्षाओं, जिन भावनाओं के साथ, आप इसको किस रूप में अगर कुछ सेंटेंसेस में बताएंगे तो क्या आप पाएंगे इसको? पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाया। पहली बात यह कि जब भी हम किसी भी कालखंड को चयनित करते हैं बातचीत के लिए या उसके मूल्यांकन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ समय होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 दशक में क्या हुआ, हम कहते हैं कि रजत जयंती में क्या हुआ, हम कहते हैं कि स्वर्ण जयंती में क्या हुआ, हम कहते हैं कि एक डायमंड जुबली में क्या हुआ। तो इस प्रकार से हम समय को फ्रेम करते हैं। जब हम इस पर बातचीत करते हैं तो हम सिर्फ उस समय के निकलने की बात को नहीं करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ एक हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है जिसको कहते हैं सिंहावलोकन। और सिंहावलोकन का मतलब ये है कि शेर जब चलता है तो पूरी एक दृष्टि के साथ आगे को निकलता है। तो हमारे जो 25 साल की जो रजत जयंती है, जिसको हम 25 साल मना रहे हैं, सरकारें अपने ढंग से मनाती हैं, जनता अपने ढंग से मनाती है, तो ये एक किस्म से हमारा सिंहावलोकन है।
और यह इस बात को बताने का भी है, इसका मूल्यांकन का भी है, एक ऐसा पड़ाव भी है जहाँ पर हम उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी उत्कंठाओं को, उनके भविष्य की उम्मीदों को देख भी सकते हैं और अभी तक क्या हुआ उस पर बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम सब लोग, आप तो पूरे आंदोलन में रहे हैं, हम सब लोग भी आंदोलन में रहे हैं, तो जब उत्तराखंड राज्य की छटपटाहट थी उस समय भी हम दुष्यंत की एक कविता को सब जगह गाते थे और कहते थे। और मुझे लगता है कि दुष्यंत की कविता आज हमारे इन 25 सालों पर भी बहुत ही प्रासंगिक है। तो हम क्या कहते थे तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए, तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ चारा बनाकर फेंक दी। खा भी लेते हम सुबह को भूख लगती है बहुत, खा भी लेते हम सुबह को भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। अगर ये 25 साल के मूल्यांकन का इस कविता के दृष्टि से हम देखें तो ये लगता है कि जो नीतियों का बहुत अभाव रहा है और पूरा हमने एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटे छोटे दाने लोगों की आकांक्षाओं के दानों के रूप में उसको इस्तेमाल किया। मतलब आप ये कहते हैं कि 25 साल में जो राज्य की शुरुआत में जिस तरह से फाउंडेशन पड़नी चाहिए थी दूरदृष्टि के साथ, ये वो हमने एक तरह से ट्रेन मिस कर दी। हाँ, ये भी हुआ। और दूसरा ये हुआ कि हम जैसे हम उत्तराखंड राज्य क्यों चाहते थे, हम उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे थे, उसके पीछे एक सामान्य सी बात है कि हम 8 पर्वतीय जनपद जो उत्तर प्रदेश में थे, हमको उत्तर प्रदेश से कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ तो हमारे इतने बड़े रिश्ते हैं। और आज के नहीं, आज़ादी से पहले के, आज़ादी के समय के और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत निजी रिश्ते रहे और बहुत मजबूत रिश्ते रहे। हम पढ़ने के लिए इलाहाबाद और वहाँ गए हैं काशी में। तो लेकिन जब क्या हुआ, जब हम विकास की बात करने लगे, जब 70 के दशक के बाद विकास का पूरा जलजला देश और दुनिया में आने लगा, तो हमारे जो 8 पर्वतीय जनपद थे उनकी नीतियों के अभाव में वो लगातार पिछड़ते गए। तो हम सब लोगों को क्या लगा कि हम सब लोगों को लगता था, आप हमको सबको और पहाड़ की जनता को, कि हम जो 8 जनपदों के लोग हैं हमारी समस्याओं को दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोग नहीं जानते। हम क्या समझते थे कि लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोग हमारे गाड़ गधेरों को नहीं जानते, हमारे जल जंगल को नहीं जानते, हमारे माताओं के पीठ के दर्द को नहीं जानते। हमको लगता था कि वो हमारे मतलब वो राज्य आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि ये है। और हम इस पे थोड़ा फोकस करें कि वो तो एस्पिरेशन थे, हमने बोला कि 25 सालों के क्रियाकलाप, चाहे जनता के स्तर पर हो चाहे वो सरकारों के स्तर पर हो, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आप बोले कि कहाँ कहाँ बात करने की जरूरत है कि यहाँ ये इस तरह के होना चाहिए था, या ये हो रहा तो अच्छा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो, किस तरह से आप लोग इसको, अगर हम सेक्टर वाइज तोड़ते हैं इसको, सपोज हम ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है पिछले 25 सालों में, जैसे मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि तेजी से 25 साल में वो ट्यून्ड है, राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ ट्यून्ड है कि बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन शिक्षाओं का हुआ है। हमारी शिक्षा जो हमारी रीढ़ थी, हम प्राइमरी स्कूलों के पढ़े लिखे, सरकारी स्कूलों के पढ़े लोग हैं, और शिक्षा के दृष्टि में उत्तराखंड तभी इतना पिछड़ा हुआ नहीं था जब उत्तर प्रदेश के साथ था। आज जैसे मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी शिक्षा जो है, जो वेलफेयर गवर्नमेंट का प्राइमरी जो उद्देश्य है, वो शिक्षा मुझे लगता है कि वो काफी नीचे गई है। आपको क्या लगता है? हाँ, इस पर मैं थोड़ा सा आपको उससे भी आगे ले जाता हूँ। हमको जब आज की शिक्षा को समझना होगा तो हमको अंग्रेजों के समय की यहाँ की शिक्षा के विस्तार को भी समझना होगा। हम जब अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ गढ़वाल में ही 4 स्कूलों का निर्माण हुआ, जिसमें एक आपकी नागनाथ पोखरी भी है, जिसमें खिरसू भी है, जिसमें काशखेत भी है, और जिसमें मौसमोर भी है। और उसी प्रकार कुमाऊं में भी रैमजे इंटर कॉलेज, द्वाराहाट कमिश्नरी इंटर कॉलेज, इस ढंग से स्कूलों का निर्माण हुआ। तो एक किस्म से शिक्षा की ज्योति हमारे यहाँ जगना शुरू हुआ। और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे लोगों ने प्राइवेट स्कूलों का बहुत निर्माण किया, अपनी ज़मीनों पर मैनेजमेंट के स्कूल बनाए, लोगों ने इंटर कॉलेज तक बनाए, इतने सुंदर स्कूल बनाए कि वो स्कूलों की कल्पना कोई कर नहीं सके। कितनी ज़मीनें उनके पास थी, कितनी अच्छी बिल्डिंगें बनाई, कितना अच्छा समझ थी उन लोगों की, जो प्राइवेट बाद में गवर्नमेंट लिए, तो उनने सब उन स्कूलों का निर्माण किया। और
उसके बाद जब सरकारों ने स्कूल बनाने शुरू किए, विशेषकर प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज को बनाना शुरू किया, मैं प्राइमरी की बात करूँगा, तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों का धीरे धीरे विस्तार हुआ और जगह जगह हमारे गाँव में स्कूल खुले। और हम क्या सोचते थे, हमारी जब उत्तराखंड राज्य की बात थी तो पहली शिक्षा की बात थी जिसको आपने कहा। हम कहते थे कि हमको बहुत बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए और ये हमारी महत्वपूर्ण मांग होती थी। और हुआ क्या कि राज्य बनने के बाद इन स्कूलों को अच्छा बनने के बजाय, इन स्कूलों को बहुत सुंदर बनाने के बजाय हमारे यहाँ 2500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। और हमारे यहाँ हम क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक खुले वो यूपी के समय में, वो पॉलिटेक्निक हमारे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जो थोड़ा सा होशियार बच्चे हैं और जो गांव में उनके पास साधन नहीं है तो वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें, टेक्निकल शिक्षा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटेक्निक खुले और बहुत सुंदर पॉलिटेक्निक खुले, उनका उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम भी था। और फिर उसके बाद हमारे ITI खुली, जो उससे भी और बच्चे रह गए थे तो वो ITI से अपना जीवन यापन के लिए चीज़ें कर सकते थे। ये हमारे यहाँ खुला। तो ये लगभग हमारे यहाँ 165 ITI लगभग खुली है हमारे यहाँ इस पूरे दौर में। पॉलिटेक्निक भी हमारे यहाँ लगभग 85 पॉलिटेक्निक भी खुले। दुर्भाग्य क्या हुआ कि इन सालों में इन पॉलिटेक्निक को नए ट्रेड लाने के बजाय, इन ITI में नए आधुनिक ट्रेड लाने के बजाय, रोजगार से जोड़ने के बजाय हमारे यहाँ लगभग 3 दर्जन ITI बंद हुई और हमारे यहाँ लगभग 22 लगभग पॉलिटेक्निक बंद हुए। और उनमें जो कोर्सेज हैं, जो उनमें ट्रेड हैं, और वो भी लगातार बंद होने लगे। और जबकि हमारे यहाँ महिला पॉलिटेक्निक भी बच्चों के लिए खुले थे, हैं, उनमें भी इस ढंग की बातें हुई। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि बजाय इन संस्थानों के और बेहतर करने के, हमारे यहाँ शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक ही बहाना है लोगों के पास, मतलब नीति नियंताओं के पास, कि साहब हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। आप देखिए किसी भी टाउन में आप खड़े हो जाइए, अब तो पूरी बहुत टाउनशिप हमारे उत्तराखंड में जगह जगह बन गई ना, और हम सारे लोगों की एक ही शिकायत होती है कि शिक्षा नहीं है, इसलिए हम नीचे आ जा रहे हैं। तो हमारा गांव छोड़ के आदमी छोटे छोटे कस्बों में भी आ गया, चौकुटिया में आ गया, वो सतपुली में आ गया, वहाँ आ गया। आप कभी सतपुली में खड़े हो जाइए, सतपुली में आप खड़े हो जाए सुबह 7 बजे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सतपुली में 2 दर्जन बसें जो हैं बच्चों को पब्लिक स्कूलों में ले जाती हैं। तो इससे साबित होता है कि बच्चों की कमी नहीं है, हमारी नीतियों की कमी थी जो स्कूलों को नहीं बनाया। और उसके कारण हम जो पलायन की बात करते हैं, बाहर जाने की बात करते हैं, उसका रास्ता भी खुला। तो मैं टोटल में ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल शिक्षा का था। उन शिक्षा के संस्थानों को जिनके पास ज़मीनें थी, जिनके पास बिल्डिंगें थी, जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको ये सरकारें 25 साल में बहुत बेहतर कर सकती थी। और वही हमारे पलायन को रोकने का पहला आधार होता है, क्योंकि जब हम पलायन की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भी हमारे यहाँ आती है। जबकि सरकारी तंत्र में चाहे गुण लगा हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखें में तो सरकारी अध्यापक कई वंडर्स भी कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में तो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। और जैसे बागेश्वर का वो स्कूल जिसमें बिल्कुल उसमें 42 बच्चे एक साथ निकले। इसी तरह से मैं एक स्कूल में कई स्कूलों का एक नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिस्टम से टीचर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि इसमें बड़ी साजिश है गवर्नमेंट सिस्टम को सिस्टमेटिकली कोलैप्स करने के लिए, और प्राइवेट में इंटरेस्ट होते हैं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए। गांव-गांव में जो प्राइवेट स्कूलों का, उससे इस शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, घटा है, ये मेरे को लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम अच्छे कामों का मूल्यांकन भी नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार भी नहीं, जनता भी नहीं, दोनों। अच्छा, एक बात और भी है, हम उस जो नकारात्मक पक्ष है उसके प्रति हम बहुत क्रिटिकल बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। वो चलो होना भी चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक पक्ष है वो अकेला है। तो उसके साथ कोई नहीं है, न सरकारी सिस्टम है, न उसके साथ जनता है, न उसके पास जो इन्फ्लुएंसर है, न वो है। ये बात भी देखा मैंने, ये नेगेटिविटी भी हमारी मानसिकता है सर समाज की। लेकिन इसको बता रहा हूँ मैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें भी उन टीचर्स को संज्ञान में नहीं ले रही है जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। और हमारा समाज भी ढंग से मूल्यांकन नहीं करता। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ नए जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे साहित्य में उनका दखल है, संगीत में उनका दखल है, बहुत अच्छे वो कला में दखल है, रंगमंच में दखल है, और वो इतना बढ़िया क्रिएटिविटी, इतनी बड़ी रचनात्मकता उन्होंने नई पीढ़ी को दी है। हमारे यहाँ तो पिथौरागढ़ में आप देखते हैं, पिथौरागढ़ में एक पूरा पढ़ने की संस्कृति का अभियान ही चला, और उसमें जो है महेश पुनेठा और जितने उनके लोग हैं, दिनेश कर्नाटक वगैरह सारे लोग, इन्होंने एक ऐसा
शिक्षकों का ग्रुप बनाया जो कि शैक्षिक दखल के नाम से मैगजीन निकालता है और जिसमें पूरा शिक्षा के पर हस्तक्षेप है उसमें एक। और दूसरा, उन्होंने दीवार पत्रिका जैसी एक नई विधा को जन्म दिया जिसमें बच्चे स्कूलों में क्रिएटिव रूप से पूरे दुनिया की चीज़ों को अपने आप सजो रहे हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात। और तीसरा कि उन्होंने क्या किया कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाते हुए उनने जगह जगह झोला पुस्तकालय तक लाए। मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे अध्यापकों ने किया है। और एक तरह से पढ़ाने से बजाय एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा का एफर्ट किए। मैं नवेंदु का है। हाँ, नवेंदु देखिए इतना प्रगतिशील चीजों को लाके और दुनिया का कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसको वो लोग याद नहीं करते हैं, उन बच्चों तक पहुंचते नहीं है। वो ये बहुत बड़ी बात है। शांतिकालीन स्कूल चला रहे हैं। और उसे एक बात और आई, उससे क्या हुआ, जो शांतिकालीन स्कूल और इधर की चीज़ें हुई ना, उसमें एक काम ये भी हुआ कि हमारे बच्चों ने दुनिया को समझा भी, जाना भी, और दुनिया को उन महापुरुषों को भी जाना, जैसे नवीन मटपाल वगैरह ने वहाँ इसको। तो अब ज्योतिबा फूले को जानना और हमारे यहाँ लोगों का, और उसी प्रकार हमारी पूरी जो अलग अलग सेक्टर में लोगों ने काम किया उनकी पूरी प्रतिभा को जानना, ये हमारे बच्चों को आगे ले जाने का रास्ता भी तय करता है। तो इस प्रकार से मेरा कहना ये है कि जो ये पूरे स्कूल हमारे बने हैं, ऐसे लोगों का मूल्यांकन सरकारी स्तर पर भी होना चाहिए और जनता के स्तर पर भी होना चाहिए। असल में ये एक किस्म से सामाजिक आंदोलन है जो ये लोग कर रहे हैं, और ये सामाजिक आंदोलन ही हमारी पूरी चीज़ों को आगे ले जाएंगे, और इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे सरकारी तौर पर मैं देख रहा हूँ तामझाम बहुत बड़ा बन गया है। स्ट्रक्चर, सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर, अब अधिकारी ही 8-10 अधिकारी मुख्यालय में बड़े अधिकारी बैठते हैं। इतना बड़ा तामझाम बन गया है। लेकिन जो प्राइमरी जो बेनिफिशियरी होना चाहिए था स्कूल, वहां पर बच्चा नहीं आ रहा। बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर सरकारी में। और वहां ये हो गया, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा फेल्योर है। लेकिन इससे खतरनाक और बात हुई है, अभी एक क्लस्टर योजना सरकार लाई है समायोजित करने की। तो उन्हें 360 स्कूलों की लिस्ट बनाई है कि इंटर कॉलेजों को बंद करने की। अभी तो प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे थे। और ये इतना खतरनाक है कि आने वाले 10 सालों में हमारी शिक्षा रहेगी भी नहीं रहेगी, जो सरकारी शिक्षा है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हमको समग्र एक शिक्षा के सवाल पर हम सब लोगों को सकारात्मक एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए, और सरकारों को बताना भी चाहिए, और सरकारों ने भी उसे ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे ठीक हो सकती हैं। तो ये 25 साल में जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ढंग का समग्र मूल्यांकन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी भी मेरा ये मानना है कि व्यक्तित्व, एक तो अध्यापक बड़ा क्वालिटी का, उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रतिभा का युवा सबसे बड़ी तादाद में माध्यमिक शिक्षा में गया। बहुत टैलेंटेड लड़के 4 फर्स्ट क्लास 5 फर्स्ट क्लास गए हैं, और वो जहां भी कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, सिस्टम के सपोर्ट न होते हुए भी वहां भी बच्चों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण। अभी भी मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में ही अच्छे नागरिक बनाने की संभावनाएं अभी भी सरकारी स्कूल में है, और ये सिस्टमेटिकली इसको डिमोलिश करने की कोशिश हो रही है। एक तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को, सरकारें इससे अवेयर हैं या नहीं है, लेकिन इस पे आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। 25 साल का मूल्यांकन एक तो शिक्षा के हित में ये है, बिल्कुल है। दूसरा, क्योंकि ये सारी चीजें असल में माइग्रेशन से जुड़ी हुई, बिल्कुल, ये सी आउट माइग्रेशन से जुड़ी हुई, इसके लिए बहाना मिल जाता है बिल्कुल लोगों को। लेकिन इससे पहले जो माइग्रेशन का जो बड़ा दंश दूसरा मुझे लगता है, वो मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का लगता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे डेवलप हुआ है। शिक्षा के भी जो स्कूलें बनाए, बड़ी बिल्डिंगें बना दी है इन्होंने। प्राइमरी में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि किसी भी माध्यमिक से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान देने की प्राइमरी नहीं थी। प्राइमरी में उस तरह का नहीं हुआ, न तो मेरे ख्याल से मापदंडों में कोई परिवर्तन है, और न इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत सकारात्मक हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य में भी यही हाल है। स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बन गया। जो PHC थे वहाँ आपने कंबाइंड हॉस्पिटल बना दिए, उप जिला मुख्यालय कई बना दिए, चिकित्सालय बना दिए, ये बना दिए, लेकिन स्वास्थ्य की सेवाएं अभी भी घोर उसमें असंतोष है संपूर्ण उत्तराखंड में, बल्कि कई जगह आंदोलन भी आज चल रहे हैं। ये स्वास्थ्य पर आपकी क्या राय है? ये भी एक समझने वाली बात हो। देखो, पहली हम शिक्षा की बात हुई, हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा मसला था उत्तराखंड में,
और जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे तो हमारी सबसे बड़ी मांग होती थी कि जगह जगह हमारे अस्पताल खुलें, क्योंकि हमारा भौगोलिक भी बड़ा डिफिकल्ट था और विशेषकर महिलाओं के जो सवाल है, क्योंकि गाँव में महिलाएं रहती थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ और वो सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला है। अभी उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है और हमारे 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों में हमारे 13 जिला अस्पताल हैं और 13 ही महिला चिकित्सालय भी हैं लगभग, और हमारे यहाँ 20 उप जिला चिकित्सालय हैं और हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। कमांड अलग होंगे और नहीं, हमारे यहाँ जो है ये लगभग 80 के लगभग हमारे यहाँ ये हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 80 के लगभग हैं और 500 के लगभग हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 1800 स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे यहाँ हैं। और हमारे यहाँ 8 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी और प्राइवेट लगा के, और हमारे यहाँ 4 नर्सिंग और ये वो जो ANM और GNM के सेंटर होते हैं, पैरामेडिकल। और उसके अलावा अभी हमारे यहाँ कई मेडिकल कॉलेज जो है निर्माण की स्थिति में हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब उत्तर प्रदेश में हम थे तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, मैं बड़ी की बात तो कर ही रहा हूँ, अभी मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा हूँ। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा रेजिडेंशियल पूरा कैंपस था, वो रेजिडेंशियल कैंपस, जिसमें 2 डॉक्टर की नियुक्ति होती थी। 2 डॉक्टर। एक हमारे यहाँ क्या था उस समय, BAMS बहुत लोगों ने किया था आयुर्वेद में, तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने एक MBBS रखा और उसी में जो है आपका ANM सेंटर भी होता था उस जगह पर, और वहाँ पर फार्मासिस्ट होता था, वहाँ पर वार्ड बॉय होता था, और वहाँ पर जो है 4 बेड भी होते थे। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे एक स्वास्थ्य के जगह का। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, आप देखिए लगभग उत्तराखंड का जिस जगह पर मैं रहता हूँ, द्वाराहाट में, मैं भोगाली पोखर में रह रहा हूँ, अगर मैं उसको केंद्र मानूँ तो मेरे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको अब थोड़ा अपडेट कर दिया इन्होंने, तो उसमें क्या है, एक है बिंता में, एक है बास्टुशेरा में, एक है मनीला में, ये मैं 18 किलोमीटर के एरिया में बता रहा हूँ आपको, और ये है कपड़ा में सरकारी, ये है मछखाली में, ये है द्वाराहाट में, और रानीखेत में बड़ा अस्पताल है। तो इस प्रकार से मेरे एक ही 18 किलोमीटर के एरिया में लगभग 9 अस्पताल हैं छोटे बड़े जो सरकारी थे। और ये पूरे उत्तराखंड में है, आप कभी भी देख लीजिए, जो मैंने एक का उदाहरण दिया, लगभग सब जगह यही है। लेकिन हुआ क्या, हम क्या कहते, जब आप और हम जब आंदोलन कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि हमारे अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, यही मांग तो थी ना। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि अगर आप स्वास्थ्य पर कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ 7% खर्चा है हमारे यहाँ स्वास्थ्य में, 7% खर्च करते हैं स्वास्थ्य में, और उत्तराखंड में इतने % से काम नहीं चलेगा। आपको शिक्षा और स्वास्थ्य में तो बहुत काम करना चाहिए, और हम सब लोगों के लिए, आप और हम जो आंदोलन में थे, हमारी पूरी जनता जो आंदोलन में थी, मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हम अपने को दोषी माने कि हम ये क्यों कर रहे थे, हैं, या मैं उन लोगों की शर्म की बात करूं जिनको आंखों की शर्म भी नहीं है कि हमारे यहाँ प्रसव पीड़ा से महिलाएं सड़क पर मरी हैं। बिल्कुल बड़ी है, और एक नहीं, 2 नहीं है, मैं बहुत पुष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 700 से ज्यादा महिलाएं प्रसव पीड़ा से इलाज न मिलने के कारण सड़क में या अस्पताल के बरामदों में मरी हैं। और सबसे मजे की बात है, ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, चौखुटिया में मरी है ऐसा नहीं है, नहीं। वो देहरादून में मरी है, वो हल्द्वानी में मरी है। और सबसे मजे की बात क्या है कि हमारे यहाँ एक विधायक की जो देरानी है, देवरानी, वहाँ गंगोली हाट की, वो तक मरी है। तो आप समझ सकते, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को है, उसको बहुत तरीके के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसों का इंटरेस्ट होता है, कई चीजें होती है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डाल गई है। और एक बात, इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति क्या होगी दादा, कि हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, केदारनाथ पहुंच रहे हैं, और वहां अगर किसी को हार्ट की इमरजेंसी आ गई तो ऋषिकेश से पहले कोई भी मैनेज करने वाला नहीं। पूरे पहाड़ के यही हाल है कि रेफरल सेंटर बन गए हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेफरल सेंटर बन गए हैं। और अब स्थिति ये है कि लोग तो माइग्रेट कर ही रखे हैं, वहां से किसी इमरजेंसी में कोई अगर मरीज नीचे को आता है तो 82 के नजदीक कहीं यहाँ मर जाता है, उधर कहीं देखो तो रामनगर के नजदीक कहीं डेथ हो जाती है, और नीचे जाके यहाँ ऋषिकेश, क्योंकि सारे देहरादून में है, दिल्ली में है,
तो रिश्तेदारों को बोलते हैं कि भाई हम खड़ी में हम हरिद्वार में ला रहे हैं और तुम वहीं पहुंचो वहीं पे। तो मैं कहता हूँ इसको कि मुर्दे भी पलायन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुर्दे भी पलायन। ये तो बड़ा गजब का आपने बात कही डॉक्टर साहब। आप देखिए ना, जो आपने कहा ना कि हमारे, ये तो आपने दूर दराज की बात कही, हमारे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है हमारा, वहाँ में MBBS करने वाला बच्चा 2 मंजिल से गिरा था और उसके पीठ में उसकी हड्डी क्रैक हो गई थी, तो उसको जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया साहब। ये 25 साल की जमा उपलब्धि है कि हमारे जो माननीय चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, बीमार होते हैं तो कोई भी सरकारी अस्पताल, चाहे दून मेडिकल कॉलेज यहाँ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तो राजधानी और हरिद्वार, वो हल्द्वानी और यहाँ तो ही है, उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल पे भरोसा हमारे माननीयों को नहीं है। ये हमारे 25 साल की मेडिकल सेवाओं में आए हुए इम्प्रूवमेंट का दर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे उसका दर्पण है। और एक बात और भी है दादा, मुझे तो ये भी लगता है कि इसमें करने की जिजीविषा भी नहीं लग रही है सरकारों में, जिजीविषा भी नहीं लग रही कि इसको आप इसको इम्प्रूव कैसे करें। इस तरह का नहीं है। डॉक्टर हम अपॉइंट नहीं कर पा रहे, आपने ठीक है बताया। आप मैं तो दूसरी बात बताऊं, ऋषिकेश से लेकर और सिलाकुई तक 5 मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज है। एम्स हो गया, हिमालयन इंस्टीट्यूट हो गया, ये दून हो गया, उसके बाद इंद्रेश हो गया, उसके बाद वो 5वां वो हो गया, क्या कहते हैं, ग्रेफिकेरा हो गया, और 6ठा सुभारती हो गया। 6 है एक जिले में, 6। और आपको मुंह छुपाने के लिए आपको जीवन बीमा की वो लानी पड़ रही, वो मेडिकल बीमा की, अटल क्या है, आरोग्य सेवा, आयुष्मान सेवा, या ये लाना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह से सरकारों को बहाना मिल जाता है, मेडिकल की फैसिलिटीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति का बहाना मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में सबसे बदतर हालत में, हम शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की हालत भी बहुत, और माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं आज भी है कि शिक्षा से पहले स्वास्थ्य है। बिल्कुल, अगर रिटायरमेंट के बाद आदमी जाना भी चाहे तो कौन उनको देखने वाला, कौन? तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरा मैं दादा जो मेरे को मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जब राज्य बना तो 70-75 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन थी, आज 125 के करीब, 85 लाख थे हमारे, 85 लाख थे। तो अब 140 के करीब, 130 के करीब हो गए होंगे। हाँ, 2011 की जनगणना में हम 1 करोड़ 6 हजार थे, और अभी ये 1.5 करोड़ मान लो, तो दोनों हो गए करीब, हम दुगने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस दौरान हमने अर्बनाइजेशन बढ़ रहा, सभी जानते हैं सब, हमने 2 शहर कम से कम ऐसे नहीं सोचे कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन के कारण वेल प्लान्ड मास्टर प्लान से 2 शहर हम मास्टर प्लान से बना सके, ताकि एक कंड्यूसिव लाइफ जी सके लोग। हमने देहरादून को बोला स्मार्ट सिटी, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बना रहे थे, देहरादून गटर बन गया, चारों तरफ जाम ही जाम है। आप 2 शादियां का मौसम आया, सैटरडे संडे लगा, देहरादून जाम, ऋषिकेश जाम, हरिद्वार जाम, हल्द्वानी जाम, ये सारे की सारी जाम ही जाम है। और स्थिति ये है दादा, ये तो तब है कि जब सामान्य दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, वीकेंड, और जब यात्रा सीजन होती है, पूरा का पूरा पहाड़ बंधक बन जाता है, सारी सड़कें चौक हो जाती हैं। ये हमारे 25 साल के इस पे न सोचा गया, इस दृष्टि से न देखा गया, जबकि आपने सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर देखो आप सड़कें चौड़ी बनाई आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठा दी, फिर मैं भूल जाऊंगा। आपने शहरों के निर्माण की बात उठाई ना, तो हमारे यहाँ अभी हम जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर रहे थे, तो 1992 में उत्तराखंड कांदल ने कहा, तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने कहा कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे और उसका नाम वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंदनगर रखेंगे। और मुझे लगता है कि यूकेडी वालों ने भी शायद उसको पढ़ा हो न पढ़ा हो, अपने उस दस्तावेज को, जो आप कई जगह जिक्र भी करते हैं, क्योंकि आप इन्वॉल्व रहा उसमें। तो बागेश्वर में जब उसको रिलीज किया गया, तो उसमें आपकी बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ थोड़ा सा, और वो सब लोगों की समझने के लिए भी जरूरी है। तो क्या कहा गया, गैरसैंण राजधानी बनाने का मतलब सिर्फ गैरसैंण को किसी प्रशासनिक सेंटर की तरह नहीं देखा गया था, बल्कि देखा गया था कि हम उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से ये विकास के
केंद्रीकरण के मॉडल के रूप में देखते थे। और वो राजधानी को बनाने का हमने कहा था कि हम एक उत्तराखंड के में पहाड़ी शिल्प का एक शहर बनाएंगे, पहाड़ी शिल्प का शहर, जिसको देश और दुनिया के लोग देखने भी आए। और हम एक, अब क्या हुआ, शहरों के निर्माण की प्रक्रिया होती है, शहरों के निर्माण का एक दर्शन होता है, उसके पीछे फिलोसफी है, उसके पीछे होती है, अर्बनाइजेशन साइंस है पूरा। मैं जरा उत्तराखंड के बारे में, मैं उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड में अर्बन प्लानिंग एक साइंस है पूरा। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हम जिसको अपना संगठित पहला शासन कहते हैं उत्तराखंड में, उससे पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन हम कतियों को ही संगठित शासन मानते हैं। तो उनने पहला शहर जो है जोशीमठ बसाया। जिस बात को आप कह रहे थे मैं उसको थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ। उनने पहला शहर जोशीमठ बसाया और दूसरा उनने बैजनाथ बसाया। और उसके बाद गढ़वाल में परमार लोग आए, पंवार आए, और कुमाऊं में चंदों का शासन हुआ। तो कुमाऊं में चंपावत उन्होंने राजधानी बनाई, एक शहर का निर्माण हुआ। फिर वो अल्मोड़ा आए तो उन्होंने दूसरी राजधानी, दूसरी शहर बसाया। उसके बाद उन्होंने बाजपुर बसाया, उन्होंने रुद्रपुर बसाया, उन्होंने काशीपुर बसाया। ये चंदों के बसाए हुए शहर हैं। और जब हम गढ़वाल में आते हैं तो यहाँ पर हमारे चाँदपुर गढ़ी से पहले हम देवलगढ़ गए, और देवलगढ़ के बाद हमने एक सुंदर शहर राजधानी के रूप में श्रीनगर को बसाया, जो आज भी सांस्कृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है परमार लोगों ने जब टिहरी रियासत बनी तो उसमें एक नया शहर हमारा टिहरी बसा, जिसको हम बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत हम सब लोग समृद्ध मानते हैं। और उसके अलावा उन्होंने प्रतापनगर बसाया, उनके बाद उन्होंने आपका कीर्तिनगर बसाया, उसके बाद उन्होंने प्रतापनगर बसाया। देखो उनके शहर बसाए हैं। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनने नैनीताल बसाया, उनने मसूरी बसाया, उनने लैंसडाउन बनाया, उनने रानीखेत बनाया, और उनने इस देहरादून का भी विकास किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संस्थान बना के तमाम चीज़ों को करके। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये है शहरों के बनने का दर्शन। और जब ये शहर बनते हैं और प्लानिंग, शहर बनाने का प्लान जहाँ जब आपने प्लान किया तो उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग करी और अब जो बात सारी संभावना खत्म कर। अब जो बात थी, जो एक हमारे यहाँ शहर बना नया उत्तराखंड में आज़ादी के बाद, एक नया शहर बना जिसको हम नई टिहरी के रूप में जानते हैं, और वो हमारी शहर की लाशों के ऊपर बना। दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी बेहतरी के लिए हमने शहर नहीं बनाए, बल्कि हमने सांस्कृतिक शहर को 125 गांवों को डुबा के हमने एक शहर बनाया। तो ये जो ये शहरों को सीमेंट का कंक्रीट का ढेर बना जी, ये थोड़ा सा देखने की बात है कि हम जब अपना कोई निर्माण भी कर रहे हैं, हम जब स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, जब स्मार्ट सिटी कह रहे हैं तो हमको कभी कभी स्मार्ट गाँव भी कहना चाहिए। गांव भी कहना चाहिए, गांव स्मार्ट गांव भी कहना चाहिए। पर उसी तरह से कहेंगे जिस तरह से स्मार्ट सिटी जी, खाली बोल्ड पोत दिए और उसके बाद सारे शहर पूरा गटर बन गया। गटर वो इसलिए भी बना ना, देखो हमारे यहाँ पंचायत एक्ट की बात थी, हमारे यहाँ 73 और 74 संविधान संशोधन की बात आई ना, और वो बहुत बेहतर एक वो था। और पूरे हमारे यहाँ अगर पंचायत एक्ट के तहत हम किसी स्मार्ट गांव की परिकल्पना करें, मतलब स्थानीय सरकार की बात करें, हम स्थानीय सरकार की बात करें, तो हमको क्या करना चाहिए था, पूरे गाँव के अंदर उनके जल जंगल जमीन और तमाम चीज़ों पर अधिकार देते हुए उसको एक संवैधानिक सशक्त संस्था बना के हमने विकास का मॉडल बनाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या, अभी देखिए ना, अभी उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है हमारे महेश पुनेठा जी ने। वो कविता मुझे पूरी तो उस ढंग से याद नहीं है, लेकिन उसका जिस्ट है वो बड़ा गजब का है। उन्होंने कहा कि नदी और जंगल को इस बात का दुख नहीं है कि वो चली गई या उसका शोषण हो गया या उसको दबा दिया गया, बल्कि उसको दुख इस बात का है कि सब लोग सड़क के साथ खड़े हो गए। अरे ये बड़ी बात है, देखिए ना। तो हमारे यहाँ हुआ क्या है कि सब लोग उस सड़क के साथ खड़े हुए हैं जिसने आपकी जमीन और जंगल को लीला। और हमारे यहाँ हुआ क्या कि जितने भी नगर पंचायतें बनती है ना, हमारे यहाँ कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरा एक अच्छा शहर बना दो, वो कह रहा है कि मेरे यहाँ सतपुली को नगर पंचायत बना दो, वो कह रहा है चौखुटिया को नगर पंचायत बना दो। उनको मालूम नहीं है कि नगर पंचायत बनने का मतलब है कि एक नगर के बनने का मतलब इस ढंग की जो बसाशतें होती हैं वो आपकी कई चीज़ों को लीलती हैं, वो आपकी जमीन। मैं तो जानता हूँ पोखरी, मैं जानता हूँ कि पोखरी में जब तक ग्राम गांव थे तब तो मनरेगा आता था, उस गांव के गरीब गुरबों को वो मिलता था। उसके बाद सारी चीजें संभावनाएं खत्म हो गई, और जब यहाँ हैजार्ड तरीके से बेतरतीब तरीके से अर्बनाइजेशन हो जाता है बिना किसी प्लानिंग के, और तब बाद में जाके तुम उसको नगर पंचायत नगर पालिका या बना देते हैं, सारी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। आप देहरादून को देख लीजिए, देहरादून के राजधानी था, शुरुआती से आपके पास मौका था कि इसको आप मॉडल बना सकते हैं। इतना खूबसूरत प्रोफेसर एस पी सिंह साहब जो हिमालयन इकोलॉजी के एक तरह से बड़े स्टॉलवर्ड हैं, वो कहते हैं कि देहरादून जैसी संभावनाएं हिमालयन किसी भी प्रदेश के पास नहीं है।
आप इसको प्लानिंग के साथ, माइग्रेशन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, कम से कम एक ही चीज आप बनाते थे, खूबसूरत शहर बनाते थे। खूबसूरत बनाने के लिए इस पर सब कुछ मौजूद था, ये सारे अलंकरण, सारी संभावनाएं मौजूद थी जो देहरादून को एक खूबसूरत शहर बना सकते थे। देहरादून भी गटर बना दिया, ऋषिकेश गटर बना दिया, हल्द्वानी गटर बना दिया, पूरे फ्रिंज के सारे शहर गटर बना दिया, अर्बन क्लस्टर जो हिल्स में है वो सारे गटर बन गए। और एक बात और भी है दादा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ, अब चाहे वो प्लानिंग से नहीं हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारों ने भी बड़ा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई और भी कारण रहे होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ये मानना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। 25 साल में आशातीत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल सड़क है, जब हमारा राज्य बना उस समय सड़कों का कुल लेंथ उत्तराखंड में करीब 8,000 किलोमीटर, आज ये 45,000 क्रॉस हो गया। एक साल में आपने 1,500 2,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है, लेकिन वहां भी हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हम सड़कें हमारी जो बनी है विश्व की सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनाई हमने जिसमें जेसीबी का ड्राइवर अलाइनमेंट तय करता था, मिट्टी खोदी और नीचे डंप कर दी। यही कारण है कि सड़कें बन, जैसे ही सड़कों का जाल बिछने लगा, प्राकृतिक आपदाओं, सो कॉल्ड प्राकृतिक आपदाओं, फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ों में अचानक तेजी आई और पूरा पहाड़ लहूलुहान हो गया। सारे पहाड़ में अब इतने आपदाएं कभी नहीं आती थी जितने पिछले 15-20 साल में हमने डेवलप कर दिया है। हर साल हर क्षेत्र त्राही मचाने लग जाता है। ये बात ये। दूसरा आपने देखिए कि चारधाम परियोजना लाया। अच्छा, असंतुलित विकास। चारधाम में आपने कहा कि हम चौड़ी करेंगे सड़कें। चौड़ी करने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा ट्रैफिक ले जाना चाहते हैं, यही तो चौड़ी कम समय में ज्यादा। आपने ये नहीं सोचा कि ज्यादा ट्रैफिक जाएगा, जहां पहले 100 गाड़ियां जाती थी अब 1000 गाड़ियां जाएंगी, वो खड़ी रहेंगी कहाँ? पहाड़ में एक जगह आपके पास ऐसी नहीं है जहां आप 2000 गाड़ियों को एक साथ खड़ी कर सकें, कहीं नहीं। और ट्रैफिक आपने 20, 25, 50 गुना बढ़ा दिया, तो ट्रैफिक वो रुकेगा कहाँ? पार्किंग कहाँ करोगे? लिहाजा क्या होगी, सड़कें ही पार्किंग होगी। तो होना ये चाहिए था कि सड़क चौड़ी करने के बाद जाम कम लगना चाहिए था, अब पूरा का पूरा पहाड़ जाम है। और इसलिए देखिए, बड़ी आपने सुंदर बात कही। मैं ये कहना चाहूँ, आपने कहा कि 8,000 किलोमीटर सड़कें थी पहले, और आज जो 45,000 से ज्यादा क्रॉस कर गई। मैं इस पर एक बार जब 2013 में आपदा आई थी तो मैं NDTV के कार्यक्रम में था, तो मैंने तब भी इस बात को कहा था, मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा कि जो इस ढंग का हमारा विकास है, सड़कों का विकास है, हमको सड़कें चाहिए, लेकिन मैंने एक बात कही ना उसमें कि मेरे पहाड़ में सड़कों का तो जाल है, लेकिन मेरी जितनी भी सड़कें बनी है ना, वो मुझे गांव से दिल्ली पटक देती हैं, और मुझे एक ऐसी सड़क भी चाहिए जो मुझे दिल्ली से गांव ला सके। मतलब ये हमारे विकास का ना एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये बात सही है कि सड़कें तो शहर से गांव की तरफ गई, लेकिन जैसे गांव की तरफ जाते हैं उनका मुंह नीचे शहर की तरफ, और उस रास्ते से वन वे ट्रैफिक नहीं, उस रास्ते से क्या क्या गया, उस रास्ते से हमारे यहाँ डंपर गया, उस रास्ते में शराब की गाड़ियां गई, उसमें माफिया गया, लेकिन गांव का रहने वाली वहां से बाहर को आया, वो उनको ले जाने के लिए वो बनी, और वो सड़कें सब कुछ ले गई। आपका संस्कृति ले गई, भाषा ले गई, बच्चा ले गया, यूथ ले गया, भाषा ले गई, और वहां पहुंचा गया है अपराध तक, वहां पहुंचा गया। और एक बात और बता है, इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू भी मैं आपको बताऊं। पहले आग कम लगती थी पहाड़ों, वेजिटेशन का चेंज आया, लेकिन इतना नहीं है। अब ज्यादा क्यों लगती है? अब इतनी जगह सड़कें चली गई है, बिल्कुल, मतलब तिल्ली माचिस की तिल्ली ले जाने के इतने संसाधन चले गए, इतनी जगह से आग लग सकती है। पहले जो सड़क थी उसके किनारे संभावना थी, अब जितनी ज्यादा सड़कें होगी उतनी किनारे संभावना होगी, तो आग भी उसकी वजह से फॉरेस्ट का भी बड़ा नुकसान, इस सारी चीजें। दादा एक बात और भी है, जब हम पिछले 25 साल का सिंहावलोकन कर रहे हैं, तो एक बात और भी आती है कि पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली हम कहाँ पहुँचे एज ए कम्युनिटी और एज ए स्टेट। बाकी सारी चीज़ें तो पॉलिटिक्स से डिसाइड होती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उपलब्धि के रूप में लोग बोलते हैं कि राज्य बना, मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की सबसे बड़ी अनुपलब्धि मानता हूँ कि एक नई पॉलिटिकल फोर्स डेवलप नहीं हो पाई। उत्तराखंड क्रांति दल, जहाँ जिसको हम ये श्रेय दे सकते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य का
भावना जन जन तक पहुंचाने में उत्तराखंड क्रांति दल का बड़ा योगदान रहा। लेकिन उसकी कारगुजारियां ऐसी रही और कुछ राष्ट्रीय दलों का प्रपंच भी ऐसे रहे कि उत्तराखंड क्रांति दल जो घर घर उत्तराखंड का नारा पहुंचाने में सक्षम रहा, वो उत्तराखंड में प्रादेशिक क्षेत्रीय दल की संभावना की जमीन बंजर कर गया। ये भी रही, ये दोनों चीजें रही मेरी दृष्टि में। बिल्कुल। हाँ। अब 2002 में तो 4 सीटें आई भी थी। उसके बाद जो उनके क्रियाकलाप रहे और जिस तरह से पॉलिटिकल सेग्रीगेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। पॉलिटिकल कल्चर एक तरह से डेवलप नहीं हो पाया, राज्य के अनुरूप पॉलिटिकल कल्चर डेवलप न हो पाना और राजनीतिक संस्कृति का डेवलप न हो पाना, ये एक बड़ा फेल्योर मैं मानता हूँ। दूसरी बात, जैसे इस पे बातचीत आ रही थी, मैं दादा एक बात कहता हूँ कि ये मनमीत भी इस बात को कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ की महिलाओं की दुश्वारियाँ परंपरागत रूप से एक तरह से शोषण का प्रतीक बनी थी, महिलाओं की जीवनचर्या। अब जैसे ही खेती से विमुख होने लगी, बहुत तेजी से खेती से विमुख होने लगा पूरा समाज, और वो महिला सेंट्रिक था, तो महिलाओं ने खेती से विमुख होना अपनी मुक्ति का एक तरह से मार्ग समझा। लेकिन मेरा मानना यह है कि शोषण परिस्थिति से ज्यादा मानसिकता होती है शोषण। अब वहां से इसी बीच कुछ लोग ऐसे आए, ये धार्मिक, ये टीवी का भी बोलबाला हुआ, टीवी में धार्मिक आडंबरों का बहुत तेजी से बढ़ना हुआ, और वो सीधे जैसे ही महिला के हाथ से कुदाल छूट रहा था, उसी दौरान उसके हाथ में लोगों ने ढोलक चिमटा दे दिया। और हर गांव में जिस महिला ने राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा त्याग किया, आज उन गांवों में महिलाओं के बीच में जो महिलाएं हैं वो दूसरे शोषण की जद में है। ये बाबाओं के, ये सत्संगियों के, ये कीर्तन मंडलियों के, इसके जद में आ गई। सांस्कृतिक तौर पर आप इसको ह्रास बोलेंगे, मेरी दृष्टि में तो ये ह्रास है। आप क्या बोलेंगे इसको? पहले मैं राजनीति पर बोलता हूँ। कि पहली बात क्या है कि हमारे जब हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, इस डेमोक्रेसी में सब कुछ पॉलिटिकल है, सब कुछ राजनीतिक है, और इसमें गैर राजनीतिक कुछ नहीं होता। इसमें सब कुछ, आप और हम बात भी वो एक नई तरीके की राजनीति, गैर राजनीति बोलना एक अलग किस्म की राजनीति को ही कहना है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब हम पहला हमारा चुनाव हुआ 1952 में, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी हमारे जितने आंदोलन थे ना, वो आंदोलन 1916 में जब कुमाऊं परिषद बनी, तो कुमाऊं परिषद उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के सवालों को संबोधित कर रही थी। और वो एक इसमें सामाजिक संगठन था, और वो सामाजिक संगठन तमाम स्थानीय समस्याओं को उठा के उनके निराकरण के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का माहौल तैयार कर रहा था। और 1910 के दशक में जब उत्तराखंड में, हालांकि उत्तराखंड में चेतना का प्रभाव जो है 1857 की क्रांति से हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ लोग उसको बहुत कम उसको इंगित करते हैं। वो था हमारे लोहाघाट में जब हमारे कालू महर ने जो पहली क्रांति का बिगुल बजाया, तो वो एक किस्म से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। और वहाँ पर हमारी चेतना की शुरुआत हुई, और वो चेतना की शुरुआत आते आते 1865 में जब हमारे यहाँ वन विभाग बनने लगा, और उसके बाद जब एक हमारे यहाँ एक शब्द आया जिसको रिजर्व कहने लगे, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व लैंड, इस ढंग से रिजर्व शब्द जो अंग्रेज लाने लगे, का एक किस्म से संगठित रूप से उन्होंने हमारे संसाधनों पर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमारी उसी के प्रतिकार की धाराएं भी हमारे यहाँ शुरू हो गई। एक किस्म से हिमालय में प्रतिकार शुरू हुआ, और हमारे इस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ तो इन जंगलात के सवालों को लेकर, जंगल जमीन के सवालों को लेकर बड़ा प्रतिरोध रहा। और 1902 से लेकर 1911 तक भी हमारे यहाँ बड़ी लोगों में बेचैनी रही, और 1921 तक तो वन आंदोलन और वनों के कानूनों के खिलाफ तो बड़ा रहा। और आग लगाने का लोगों ने आग लगाई जंगलों में भाई हैं। तो उसके बाद अंग्रेज थोड़ा समझदार थे, तो उन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई जिसमें उन्होंने हमारे लोगों को भी रखा। और जब 1927 में जब वन अधिनियम बना, वन कानून बना, तो उन्होंने हमारी बात को भी उसमें शामिल कर दिया, तो हमको हक हकूक भी मिलने लगे। और ये वो दौर था, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो चेतना आज के युवाओं तक आती है, जहाँ तक हम ये राजनीति समझ के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो 1916 में जो कुमाऊं परिषद बनी थी, उसको 1926 में एहसास हुआ कि हमारी जो समस्याएं हैं वो राजनीति जनित हैं।
तो इसलिए जो देश के अंदर अंग्रेजों को हटाने का जो बड़ा आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ अगर हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान वो ज़्यादा ईजी है। तो उन्होंने अपने पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया और ये वो दौर था जिस समय हमारे दो बड़ी घटनाएं मैं मानता हूँ विशेषकर व्यक्तिगत रूप से इतिहास में उत्तराखंड की चेतना के आधार रहे हैं। एक है चंद्र सिंह गढ़वाली का पेशावर विद्रोह और दूसरा है तिलाड़ी का कांड, और ये 1930 में हुए हैं दोनों, और ये 1 महीने के अंदर हुए हैं। इसके दर्शन को मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब चंद्र सिंह गढ़वाली निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे थे तो वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि वह दुनिया भर में सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा संदेश भी दे रहे थे। और वह ये भी बता रहे थे कि हिमालय के रहने वाले लोगों का दर्शन इतना विशाल है कि वो दुनिया की उस मानवता के साथ खड़ी होती है जो मानवता प्रतिकार करती है, और हम वहाँ पर अगर निहत्थे कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं तो उनको बचाने के लिए हम खड़े होंगे। और ये बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ उसके 1 महीने बाद 30 मई 1930 को दूसरी घटना होती है और हमारा ही राजा हमारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाता है। और तो इन 2 घटनाओं ने, ऐतिहासिक घटनाओं ने उत्तराखंड में चेतना का एक लंबा हमको एक पृष्ठभूमि दी। और उसी पृष्ठभूमि में क्या हुआ, 1936 में जब हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर एक नई सामाजिक धारा उदय हुई तो उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई उत्तराखंड में। और उन लोगों ने क्या किया, हमारे जितने युवा थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। और 1942 में 3 बड़ी क्रांतियाँ हमारे यहाँ हुई, एक देघाट की, एक सालम की और एक सल्ट की। ये तीनों सवाल अगर देखो ना, मैं आज़ादी से जुड़े थे ही, लेकिन वो जल जंगल ज़मीन से भी जुड़े थे, वो करों से जुड़े थे। जैसे 1921 में कुली बेगार के खिलाफ जो आंदोलन चला तो कुली बेगार का ही आंदोलन नहीं था बल्कि वो और सवालों को भी संबोधित करता था। और आज़ादी के बाद जब हम 70 के दशक में भी आते हैं तो 70 के दशक में फिर एक नई किस्म की चेतना पूरे उत्तराखंड के अंदर आई जो वन आंदोलन को लेकर हुई और जो जंगलों को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने को लेकर हुई। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 1970 के दशक में 2 बड़े आंदोलन हमारे यहाँ हुए जिनने युवाओं को बहुत मोबिलाइज किया। और एक तो क्या हुआ कि वो वनों का आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन हमारे यहाँ 2 बड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने का आंदोलन चला, जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय का आंदोलन। गढ़वाल विश्वविद्यालय के आंदोलन ने न केवल विश्वविद्यालय आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने गढ़वाल की पूरी महिलाओं को, युवाओं को और आम जनता को अपने हकों को लड़ने के लिए तैयार भी किया। कहने का मतलब है कि वो जो हम आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन हमको सोशली और पॉलिटिकली एजुकेट भी कर रही थी। वो बात ये है। और देखिए उसमें एक बात और महत्वपूर्ण कि उसी आंदोलन में कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 युवाओं की गोली से मौत भी हुई, उनकी शहादत भी दी उन्होंने। और उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण चेतना कितनी थी इसको समझने की ज़रूरत है। तो उस समय उत्तराखंड में एक पर्वतीय युवा मोर्चा बना, तो उस पर्वतीय युवा मोर्चा ने पर्चा निकाला और उस समय जो कैंपस से निकले हुए लोग थे, जो छात्र संघ में जो लोग थे, वो गाँवों के अंदर दीवारें भी बना रहे थे, वो खेतों में काम भी कर रहे थे लोगों के। वहाँ जाके आप देखिए उस समय दिनमान ने 2 बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाले हैं उत्तराखंड के युवाओं पर केंद्रित, क्योंकि उस समय दिनमान सबसे बड़ी पत्रिका होती थी। तो आप देखिए टाइम्स ग्रुप का तो उन्होंने एक उसमें कोट किया। सारे युवा जो है वो गाँव के अंदर गए तो उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि आपका विधायक कौन है। तो उन गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ धान तो होता है, गेहूं होता है और चीज़ तो होता है, लेकिन हमारा विधायक नहीं होता। तो इसको उन लोगों ने बहुत प्रचारित किया। ये प्रचारित क्यों किया? उनने कहा कि देखिए हमारे लोग अपने प्रतिनिधियों तक को नहीं जाते, मतलब उनकी पहुंच वहाँ तक नहीं थी। तो अब जब हमारे 80 का दशक, ये तो वन आंदोलन वगैरह सब पर चलता रहा और इमरजेंसी में भी हमारे लोगों की बड़ी भूमिका रही। 80 के दशक में फिर हमको एक नई छटपटाहट के साथ हम लोग आए। हम लोगों ने कहा नहीं, हमको तो अपना राज्य चाहिए, और उस राज्य के लिए भी हम लोगों ने इतना 40 साल का ये संघर्ष, 42 शहादतें, ये सब कुछ हुआ। तो इस सब के पीछे जिस बात पर मैं आना चाह रहा हूँ, हुआ क्या है कि उत्तराखंड राज्य, अब उत्तराखंड कांडल की बात आपने कही, आप अभी एसपी सिंह जी की बात कर रहे थे। एसपी सिंह जैसा अध्येता जो इकोलॉजी पर, इस पर बहुत बड़ा उनका काम है, तो उन्हीं के जो ससुर थे प्रोफेसर डी.डी. पंत जब उत्तराखंड कांडल की स्थापना कर रहे थे तो उस समय वो हिमालयी पूरे नियोजन की बात कर रहे थे एक किस्म से। असल में उत्तराखंड कांडल की स्थापना और राजनीतिक बात जो थी वो हिमालय के हिफाजत की बात थी। असल में वो हिमालय की हिफाजत को लेके वो बात थी ना, तो उन्होंने उसकी स्थापना की। लेकिन हुआ क्या, हमने मैं इसमें उन जो 53 लोगों ने जिन्होंने 1979 में जिन्होंने उसकी स्थापना की थी मसूरी में, मुझे क्या लगता है, जबकि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था द्वारका प्रसाद उनियाल।
द्वारिका प्रसाद उनियाल ने ही पहली बार वो उत्तराखंड राज्य कैसा होना चाहिए उस पर एक पत्रिका निकाली थी और उसका विमोचन भी वहीं हुआ था। तो वो द्वारिका प्रसाद उनियाल वो आदमी थे जो हमारे बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश के निर्माण से भी जुड़े हुए थे, मतलब वहाँ की तमाम चीज़ों को जान रहे थे। अब मैं थोड़ा उससे अखबार निकालते थे। हाँ, और एक आदमी को हम बहुत मिस करते हैं, हम बहुत कम बात करते हैं एक आदमी के बारे में जो हिमालय की हिफाजत का हमारा सबसे एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनका नाम है ऋषि वल्लभ सुंदरयाल। 1963 में जब पूरे देश और दुनिया में हिमालय बचाओ आंदोलन चल रहा था तो हमारे ऋषि वल्लभ सुंदरयाल वो संघ के आदमी थे। वो कश्मीर मुक्ति आंदोलन में शामिल रहे, वो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल रहे, वो चौपटा खाल के थे। तो उन्होंने 1963 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक की। हमारे आज के लोगों को भी इसको समझना चाहिए पृष्ठभूमि में। उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। उनका बहुत बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क थे। तो बलराम अधोक उसमें आए, उसमें दलाई लामा आए, उसमें राम मनोहर लोहिया आए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आए। और आप डॉक्टर साहब ये देखिए कि हमारे जो पत्रकारिता के सबसे बड़े अग्रजों में से एक थे भैरव धूलिया, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। तो जब पूरे दुनिया में हिमालय बचाओ की बात चल रही थी तो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने नया नारा दिया। उन्होंने कहा हिमालय बचाओ। उन्होंने कहा हिमालय तो बच जाएगा, बच जाएगा, वो तब बचेगा जब आप हिमालय को बचाओगे। हिमालय को बचाने का मतलब है कि गांव के संसाधनों को बचाओगे, गांव के लोगों को बचाओगे, समग्रता उसमें थी। अब आप डीडी पंजी के जब उत्तराखंड क्रांति दल के पहले प्रस्ताव को आप पढ़ें, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो पहले प्रस्ताव को भी पढ़ लें, जो 4 प्रस्ताव मसूरी में आए थे, वो वही प्रस्ताव हैं जिन पर आज हमारे युवा सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन चीज़ों को लेकर हमारे युवा सड़क पर हैं वही मांगे हैं, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक बात, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारी चीज़ें जब हुई तो इसमें जब हम आंदोलन कर रहे हैं आज भी और तब भी, हमारे यहाँ लगभग हर समय हमने आंदोलनों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखा। और हम बार बार क्या कहते रहे, हम इंगित नहीं किया कि हमारे आखिर किसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय हो जाए, हम कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक हो जाए। गैर राजनीतिक तो मतलब ही नहीं होता, कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए एक बात क्या है कि हमारे यहाँ और विकल्प की राजनीति है दूसरा, कि हमारे यहाँ 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो गढ़वाल में कम्युनिस्ट और कुमाऊं में समाजवादियों ने पूरे वैकल्पिक राजनीति के स्पेस को भरा है। और हमारे यहाँ लगभग अलग अलग समय पर 9 समाजवादी विधायक हुए हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग समय पर आपके उत्तरकाशी में 3 बार विधायक रहे गोविंद सिंह नेगी जी, हमारे विद्यासागर नौटियाल, और हमारे और लोग भी जो निर्दलीय रूप में भी बहुत सारे हुए। वो कुमाऊं क्षेत्र में नारायण देव तिवारी से लेके रामचंद्र जोशी से लेके प्रताप भैया से लेके, ये सब लोगों ने वैकल्पिक राजनीति का स्पेस को भरा है और अलग अलग समय पर भरा है। और उत्तराखंड में आज भी वैकल्पिक राजनीति का वैसा ही स्पेस मौजूद है। ज़रूरत यह है कि हम उसको राजनीतिक तरीके से देखें। अभी आप देखिए हमारे यहाँ जिस यूकेटी की आपने बात कही, एक 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और 6 महीने बाद चुनाव हो गया था। और 6 महीने बाद 1980 में जब चुनाव हुआ, क्योंकि सितंबर इन्होंने जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर में 7 महीने बाद चुनाव हो गया था। तो उस विधानसभा के चुनाव में पहली बार रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट चुनाव लड़े। और उस समय नारा लगा कि टूटी चप्पल फाटी कोट, जसू का के दिया वोट। और तमाम लोगों ने उस आदमी को, जो समाजवादी था, लंबे समय से संघर्ष कर रहा था जल जंगल ज़मीन के सवालों को लेकर, मजदूरों के सवालों को लेकर, उस आदमी को लोगों ने पैसा भी दिया और उसको जिताया भी, और उत्तराखंड राज्य के नाम पर जिताया कि एक पृथक राज्य के लिए। आप समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आप 7 महीने के अंदर उसी दौरान या उससे थोड़ी देर इंद्रमणि बडोनी जी नहीं, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में एक युवा नेतृत्व फिर उभरा उनके उसमें। तो उसमें काशी गैरी को 85 में उन्होंने वहाँ से जिता दिया, विधायक बना दिया, बहुत युवा को। और उसके बाद जो 89 का चुनाव आया, अब ये समझने वाली बात है कि 1985 से लेके 1992 तक उत्तराखंड क्रांति दल का भी जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका बहुत स्वर्णिम दौर रहा है। और वो स्वर्णिम दौर कैसे रहा है कि जब 89 का चुनाव हुआ तो 89 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने पहाड़ की 19 सीटों में से 11 सीटों में नेक टू नेक फाइट में रही। और 2 सीटों पर वो जीती, रानीखेत और डीडीहाट पर। और लोकसभा सीट पर 11,000 वोट से सिर्फ इंद्रमणि बडोनी हारे और सिर्फ 9,000 वोट से काशी गैरी हारे।
नहीं, पर इंद्रमणि पटवारी तो विधायक भी रहे ना। विधायक तो वो उससे यूकेडी से नहीं रहे ना, वो एक बार कांग्रेस से रहे, एक बार निर्दलीय रहे, लेकिन मैं यूकेडी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि ये बड़ा समझने वाली बात है ना कि 89 में आपके 19 में से 11 सीटों में आप नेक टू नेक फाइट में हैं और 2 सीटें आपने जीती हैं, और लोकसभा की 2 सीटों में 11,000 और 9,000 वोट से हारना जैसा थोड़ी है वो। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर सोचने की बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस पूरे जनमत को, आज ये कहते हैं ना कि हमको लोग नहीं पूछते, ये नहीं पूछते, ये बिल्कुल गलत तर्क है। लोगों ने उनको इतना वोट दिया है, ये आपकी कमजोरी है कि आपको उसको संगठनात्मक रूप से राज्य आंदोलन के दौरान जो अंतिम सोपान था आंदोलन का 1994 का दौर, बीचों बीच दो फाड़ हो गए। हाँ, 2 फाड़ हो गए और संगठन पे काम नहीं किया। संगठन में काम और नहीं, ये जो वोट बैंक आपका बना था ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वोट बैंक को आपने कैसे गिराया इसको देखिए आप। तो 96 में जब राज्य का जब आंदोलन खत्म हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल उस लीडिंग की एक घटक थी ना, कि आंदोलन की घटक थी, बड़ी घटक थी। है तो उन्होंने जो है 1996 में कितना गैर राजनीतिक फैसला था, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का, इतना गैर राजनीतिक फैसला था कि उसने भाजपा को बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में आने का मौका दिया। उससे पहले भी मुझे ये लगता है कि एक बात और भी हुई कि मुलायम सिंह की सरकार के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन भी था। हाँ, बिल्कुल था सब। तो ये कड़ी ऐतिहासिक भूल है, मुझे लगता है वो भी नहीं। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें इसको भी देखने की चीज़ है। इसमें देखने की चीज़ ये है कि मुलायम सिंह यादव ने 93 में जो कौशिक समिति बनाई, देखो इसके 2 पहलू हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर राजनीतिक रूप से कैसे हमारे लोग देखते हैं चीज़ों को, और दूसरे के हाथों में अपनी चीज़ों को कैसे दे देते हैं, उसका एक उदाहरण ये जो आपने बताया, बहुत सुंदर आप लाए ये टॉपिक को। ये क्या है कि 93 में 93 में जब काशी सिंह गहरी विधायक थे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव से कह के एक कौशिक समिति बनवाई। और वो कौशिक समिति आप और हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक, वो आज भी वो दस्तावेज सबसे ऑथेंटिक। और उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो है छात्रों से बात की, उनने युवाओं से बात की, उनने वकीलों से बात की, उनने महिलाओं से बात की, उन्होंने सारे सेक्टर से बात की, और उसके बाद कहा कि कैसा राज्य होगा बताइए। और यहाँ तक कि गैरसैंण राजधानी के सवाल पर भी जब प्रश्न किए तो 68% लोगों ने कहा कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। जब आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे ना तो मैदानी क्षेत्र के लोगों ने भी कहा कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन अब जब आंदोलन चला तो हुआ क्या कि पूरे मुलायम सिंह यादव ने, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, आरक्षण का मामला आ गया, तो लोग सब जो है मुलायम सिंह एक किस्म से खलनायक हो गए। तो उस समय जो है उत्तराखंड क्रांति दल खलनायक थे ही, मतलब हो क्या गए थे ही। तो उत्तराखंड क्रांति दल को क्या चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति दल को उस समय में, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐतिहासिक है कि उन्होंने मुलायम से समर्थन वापस भी लिया, ये भी ऐतिहासिक है। लेकिन गैर राजनीतिक समझ इतनी थी कि वो जनता को ये नहीं बता पाए कि हम मुलायम सिंह के साथ क्यों खड़े थे, अब मुलायम सिंह से बाहर क्यों आ रहे हैं। जैसे आप देश में देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टियां समर्थन देती हैं केंद्र में, तो वो पहले जनता को बताती हैं कि हम इन मुद्दों में इनके साथ हैं और इन मुद्दों के साथ इनके साथ नहीं है, और ये भी कहती है कि इन मुद्दों के साथ हम संसद में इनके खिलाफ खड़े होंगे और इन मुद्दों पर हम सड़क पर इनके साथ खड़े होंगे। ये राजनीतिक समझ का अभाव है और ये राजनीतिक शिक्षा का भी अभाव है। तो हमारे यहाँ हुआ क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक चीज़ के लिए बनी थी, उसने इन 45 सालों में गैर राजनीतिक ढंग से काम किया है। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि कई हमारे साथी बोलते हैं कि वो कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल असल में राजनीतिक पार्टी का स्वरूप नहीं लेता है। वो उत्तराखंड में पनपे हुए संपूर्ण तरह के विभिन्न तरह के असंतोषों का झंडा बांध रहे हैं। और एक बात और भी है दादा, मैं ये भी कहता हूँ कि पूरे राष्ट्रीय प्रदेश में देखें, वैश्विक स्तर पर भी देखें, इस तरह के जो आंदोलन से उपजी हुई क्रांतियां हैं, आंदोलन के रूप में जो क्रांतियां हैं, वो परिवर्तन तो लाती हैं, लेकिन विकल्प क्यों नहीं देती, ये भी एक बात है। मतलब विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते, विकल्प चाहे वो उसका जेपी का आंदोलन हो, राष्ट्रीय प्रदेश में देखें, चाहे उत्तराखंड में देखिए, तो आप उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड क्रांति दल की तरह सोचने वाली शक्तियों का आंदोलन हो, विकल्प नहीं आ पाते। देखिए उससे पहले संघर्ष वाहिनी बनी, संघर्ष वाहिनी में तो संघर्ष वाहिनी ने क्या किया है कि उत्तराखंड के तमाम सवालों को संबोधित करने के लिए न केवल उन्होंने विचार रखा, बल्कि वो जमीन पर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, अलग अलग। नशा नहीं रोजगार दो, और ये नशा नहीं रोजगार दो, तराई में जमीनों का आंदोलन का, आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी में महतोस मोड़ कांड, ये सारे का उसमें वो शामिल रहे। और विश्वविद्यालय आंदोलन के जो लोग निकले थे वही संघर्ष वाहिनी में बाद में आए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो विकल्प की राजनीति है उसकी एक प्रॉब्लम रही है हमारे यहाँ। वो क्या है कि हमने जो एक मैकेनिज्म होता है ना वोट का, जब हम लोकतंत्र में हैं तो एक और हम विमर्श कर रहे हैं आप और मैं,
एक विमर्श कर रहे हैं इस बात पर कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए। जब हम नीतियों के, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपको पता है कि आप जब एक रिसर्च बनाते हैं तो रिसर्च में बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं और रिसर्च के लिए हमको बहुत सारे रेफरेंसेस चाहिए। जब हम वो रिसर्च को बनाते हैं तो हमको कोड वगैरह सब करने पड़ते हैं ना, और बहुत कठिन होता है, मतलब वो जब हम उसको करते हैं पढ़ने में हैं। अगर उसी किताब को आप जनता को दे दो, आप तो जियोलॉजी हैं, जियोलॉजी आप मुझे बताने लगोगे ना किताब के रूप में, मेरी समझ नहीं आएगा। जिस समय आप जियोलॉजी की किताब मेरे लिए बनाएंगे उस समय आप उसको पूरा संशोधित करके देंगे और उसको आम भाषा में लिख के देंगे जो आपने रिसर्च की है। रिसर्च गूढ़ है लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो सरल होना चाहिए। तो हमारे यहाँ राजनीतिक लोगों ने क्या किया है, जो सोचा है, इतने कठिन शब्द हैं उनके पास, हैं इतनी कठिन उनकी वो है दर्शन है कि वो जब जनता के बीच में जा रहा है ना, आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जनता से टच क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि आप आंदोलन तो जनता के कर रहे हो ना। अभी आप देखिए चौखुटिया से लेके यहाँ तक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमने चर्चा भी की अभी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इन सारी समस्याओं का जनक है कौन, मतलब इसको किसने पैदा किया। ये उन्हीं ने किया होगा ना जो नीति निर्माण में रहे होंगे। सही बात है। तो लड़ना भी उनके खिलाफ होगा। तो लड़ना होगा तो हमको उन संवैधानिक संस्थाओं में जाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा ताकि हम सत्ताओं में जा सकें। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जैसा आपने कहा, हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग पिछले लंबे समय से एक सत्तासीन पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। हम कह रहे हैं कि इसने गड़बड़ कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारे भी इसमें चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ इस असंतोष के बीच जब चुनाव हुआ, जब हम ये सड़कों पर जब हमें, तो हमारे 500 लोकसभा सीटें वही पार्टी जीती है जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद अभी क्या हुआ कि जब हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी 48 सीटें वही पार्टी जीती है जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। अब फिर क्या हुआ, नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हम सब लोग मान रहे थे कि इस बार तो इसको हटा ही देंगे हम, तो सारे नगर निगम के अध्यक्ष भी उनके बने। सबसे ताजुब की बात है कि अभी जो पंचायत चुनाव हुआ, इस पंचायत चुनाव में जिस ढंग की राजनीति अपसंस्कृति गांव-गांव के अंदर गई, आप हम सब लोगों ने देखा। और वो उस राजनीति अपसंस्कृति नैनीताल में जो मंडल कार्यालय है, मंडल मुख्यालय है, जहां कमिश्नर बैठता है, जहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं और वहां पर एक संवेदनशील चुनाव हो रहा है, तो वहां पर किडनैप हुआ हैं। और उसी जिले के ब्लॉक बितालघाट में गोली चली। हमारे द्वाराहाट में गोली और पत्थर दोनों चले। और ये सब जब हो रहा था, लोग कह रहे तो गड़बड़ हो गया, पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरी अपसंस्कृति आ गई। तब भी 12 में से 11 लोग जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें उसी पार्टी ने जीती हैं। और नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 89 में से 62 ब्लॉक प्रमुख उनके बने हैं। मैं इस बात पर लाना चाह रहा हूँ कि इतनी अपसंस्कृति, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हम पॉलिटिकल, जबकि जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, ऐसा नहीं है, और जनता ये भी चाहती है कि ये खत्म होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए हमने वैसा ही मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है जो जनता के बीच में अपनी सही बात को बता सके। अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो वो ये है कि वो लोग अपनी तमाम गलत बातें भी जनता के बीच में सही ढंग से पहुंचा पा रहे हैं, और हम अपनी सही बात भी अच्छे ढंग से जनता के बीच में पहुंचा पा रहे हैं। दूसरी बात भी है दादा, एक बात और भी बनी राज्य बनने के बाद, कुछ तो ये उत्तराखंड प्रांतल या क्षेत्रीय उभर रहे चित्र मतलब चीजों का इनके असफलताएं हैं। दूसरा एक बात और भी देखा मुझे, पैसा का इन्वॉल्वमेंट पिछले 25 साल में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हो गया। जैसे ही पहले चुनाव आया राज्य बनने के बाद, जो छुटभइये थे, प्रधान के थे या ब्लॉक प्रमुख तक थे, वो सीधे विधायक चुनाव लड़े और बड़े नेता बन गए। इस बीच सीधा पैसा का तंत्र आया। सड़कों के रूप में बड़ा ठेकेदार चाहिए थे, सड़कों का जाल बिछने लगा तो ठेकेदार बन पाए नेताओं ने, वो पॉलिटिक्स में बड़ा फीड कर रहे थे। और इस बीच देहरादून और हल्द्वानी जैसी जगहों पे जमीन खुर्द-बुर्द होने लगी, तो प्रॉपर डीलर भी पनपने लगे। उन्होंने 2007 के चुनाव में बड़ा पैसा पंप किया राजनीति में और अपने अकाउंट को जिताया। 2007, 12, 13 में आते आते जो तीसरा जो चुनाव आया उसमें खुद वही चुनाव लड़ने लगे, ठेकेदार, ज्यादातर ठेकेदार और बाद प्रॉपर्टी डीलर। और उसके बाद के चुनाव में अधिकतर सबका बोलबाला केवल ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर होगा। आज पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य प्रॉपर्टी डीलरों और राजनीतिक वो ठेकेदारों का, जो ये ठेकेदार है, इनके हाथ में उत्तराखंड की 70% जो राजनीति है इनके हाथों गिर भी है। एक बात और भी देखी मैंने, ये
इस हद तक इन्फ्लुएंस करता पैसा है, क्योंकि खासकर विधानसभा की विधानसभा यहाँ छोटे होगी, परिसीमन 70 हो गई, ये कम वोटर हो गए, जो 15-20 हजार वोट ले गए वो जीत सकता था। तो पैसे के बल पर वोटर भी प्रभावित किए जाने लगे, एक तरह से पैसों में वोट मैनेज की जाने लगी और जीतने तक की हैसियत बन गई। इतना पैसा आ गया कि जीतने लायक वोट पैसों के जुगाड़ से, पैसों से वोटों का जुगाड़ हो रहा है, ये होने लग गया। ये भी शायद क्षेत्रीय दलों का उभर न पाना एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया है, जो अब संस्कृति और पैसा आया, संसाधन आए, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने क्या राजनीति में हमको अपने नायक गढ़ने पड़ते हैं, राजनीति में हमको लोगों से सबक लेना पड़ता है। और उत्तराखंड में क्या हुआ कि अब संस्कृति को गढ़ा गया, और हमारे यहाँ क्या हुआ कि अगर हम अपने नायक गढ़ते ना, तो हमारे यहाँ एक नायक थे हमारे बहुत बड़े, भगदर्शन जो है, उन्होंने 59 साल की उम्र में संन्यास लिया था राजनीति से। और कब लिया? जब वो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे, जब वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में रहे। और हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि उन्होंने सेंट्रल स्कूलों की स्थापना जो है भगदर्शन ने की थी। और भगदर्शन एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांधीवादी विचार से लेस थे, और उन्होंने जब इंदिरा गांधी के बहुत मना करने के बाद भी, जो आदमी लगातार जीत रहा है, 4 बार सांसद रहे वो, और उन 4 बार सांसद रहने के बाद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद, और इतना बड़ा व्यक्तित्व जो हमारे कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, और शिक्षा का इतना बड़ा नाम, यूनिवर्सिटी में भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, आए नहीं। तो भगदर्शन जैसे हमारे नायक हो सकते थे। 53 सिंह नेगी जो सांसद रहने के बाद भी अभाव में रहे, 2 चीज़। तीसरा, एक मैं आपको बहुत उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हमारा ये मतलब ये संदर्भ आ गया जब आपसे बात हो रही थी, बहुत मैं अभी द्वाराहाट में था, विपिन त्रिपाठी की पुण्यतिथि थी, तो मैंने वहाँ एक बात कही, उसको मैं यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ, और सब लोग, हमारे नए लोग भी इस बात को सुनना चाहिए, सब लोगों को मेरे ख्याल से हमको बताना भी चाहिए। मतलब हमने अपने नायक गढ़ने चाहिए, और हमारे ऐसे नायक होने चाहिए जो हमारे राजनीति में पथ प्रदर्शन कर सकें, और ये जो अपसंस्कृति राजनीति है, पैसे की है, संसाधनों की है, उसको रोक सकें। हमारे जो नए बच्चे हैं ना, जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर हैं, वो इनसे संसाधनों से जी सकते हैं। नहीं, संसाधनों का क्या मुकाबला? नहीं, संसाधनों से जीत नहीं सकते। वो जिस दिन भी जीतेंगे, वो जीतेंगे अपने समर्पण से, अपने काम से, अपनी चेतना के साथ, अपने कमिटमेंट से, नैतिकता से जीतेंगे। तो हुआ क्या था, विपिन त्रिपाठी, हमारे यहाँ एक नायकत्व की बड़ी गड़बड़ हो गई राजनीति में, और देश में भी हुई है, और हमारे तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हीरोइज्म राजनीति में नायकत्व जो है, विपिन त्रिपाठी 22 महीने जेल रहे। विपिन त्रिपाठी इमरजेंसी में 22 महीने जेल रहे, और देश के उन चुनिंदा लोगों में से वो हैं जो पैरोल पर बाहर नहीं आए। और उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम है, विपिन त्रिपाठी और ये लॉरेंस फर्नांडीज, जो जॉर्ज फर्नांडीज के भाई थे। तो जब वो जेल से बाहर आए, तक्षा भी बहुत सुनने वाली बात है, हाँ, जब वो जेल से बाहर आए, तो आप जैसे और हम जैसे जो उनके साथी थे उस समय के, उन लोगों ने कहा विपिन त्रिपाठी तो हमारा नायक है, हमारा हीरो है, और वो उसको हम टैक्सी में भेजेंगे, उसको हम द्वाराहाट टैक्सी में भेजेंगे। तो अल्मोड़ा से और रोडवेज की बस में रानीखेत तक आए, तो सारे लोगों ने चंदा किया, और चंदा करने के बाद टैक्सी की, और वो टैक्सी करके जैसे ही विपिन टैक्सी में बैठने लगे, तो वहाँ पर एक हमारे कोई जम्मू गंदरेनी बेचने वाले, वो मसाला बेचने वाले जो फड़ लगाते हैं, वो दौड़ के आए, उनने विपिन त्रिपाठी का हाथ पकड़ा, और विपिन त्रिपाठी से कहा, अरे विपिन त्रिपाठी, तू अभी इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ है, भूला अपनी औकात नहीं भूलते। उसका जो शब्द था, उस फड़ लगाने वाले का जो शब्द था, उसने कहा भूला अपनी औकात नहीं भूलते। और ये नैनीताल समाचार में ये उनका छपा भी है। तो उन्होंने कहा कि भूला अपनी औकात नहीं भूलते, तू अभी इतना बड़ा आदमी थोड़ी हुआ है, 22 महीने तो जेल रहा है तू, इस देश के अंदर तो लोगों ने अपनी गर्दनें काट दी, तू कहाँ का हीरो है? तो विपिन त्रिपाठी का एक पाँव कार के ऊपर और ये नीचे रहा, और विपिन त्रिपाठी ने जीवन भर उस नायकत्व को पैदा नहीं होने दिया। एक बात है, और दूसरी इससे जुड़ी हुई एक बात और है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि निर्माण होता कैसे है, किसी विपिन त्रिपाठी या किसी इंद्रमणि बडोनी का, या किसी 53 सिंह नेगी का, या किसी भगदर्शन का निर्माण ऐसे नहीं होता, उसके, या डी पंत का निर्माण, या SP सिंह का निर्माण ऐसे नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि क्या है कि एक दिन विपिन दा मुझे बता रहे थे, मैं जब उन पर किताब लिख रहा हूँ तो उस पर कहीं पर मैं उसको जिक्र में और तरीके से करूँगा, तो ये प्रतीकात्मक भी हो सकता है। विपिन त्रिपाठी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई से कहा, वो अमेरिका में उनके भाई भेटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दुनिया के 6 बड़े साइंटिस्टों में उनका नाम आता था। तो वो पद्मगढ़ विश्वविद्यालय के मेरे ख्याल से पहले बैच के स्टूडेंट थे वो। तो वो अमेरिका में चले गए, वहीं बस भी गए वो।
तो बिपिन ने उनको एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि दाजू मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अगर आपकी 1 महीने की कमाई मुझे मिल जाएगी तो मैं चुनाव जीत जाऊँगा। तो उनके भाई का जो कोड है वो हम सब राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को आत्मसात करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या, उनके भाई ने जो चिट्ठी लिखी उत्तर में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं उस कैनेडी के देश में रहता हूँ जो कैनेडी हर दिन 10 नए लोगों से हाथ मिलाता था। मैं कैनेडी के उस देश में रहता हूँ जो कैनेडी हर दिन 10 नए लोगों से हाथ मिलाता था, और जिस दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना वो अमेरिका के सब लोगों से हाथ मिला चुका था। और एक तुम हो, तुम कहते हो कि हम 22 महीने जेल रहे, तुम कहते हो समाजवादी हैं, तुम कहते हो जनता के लिए अपना जीवन लगा दिया। अरे तुम अपने क्षेत्र के 35,000 लोगों से हाथ नहीं मिला पाए। और अगर ये भाई होने के नाते तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन लोकतंत्र के साथ इन खतरों को बढ़ाने के लिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। अब दादा आपने बहुत सही मर्म वहीं पकड़ा। आज उत्तराखंड में क्या हो गया, मुझे सबसे बड़ा जो संभावनाओं का टोटा जो लगता है वो ये पैसे का इन्वॉल्वमेंट। हाँ बिल्कुल है ना। और पैसा 4 फील्ड है इसके पैसों के, खनन, शराब, ठेकेदारी और लैंड। इन 4 फील्डों ने पूरे उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के विकास के संतुलित मॉडल की संभावना को, उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और सुचिता वाली संस्कृति की संभावना को सबको बंजर कर दिया। उसकी वजह क्या है ना डॉक्टर साहब, कि आप तो इकोलॉजी को भी जानते हैं और आप जल जंगल जमीन के सवालों से भी जुड़े रहे हैं। हमारे यहाँ विल्सन आया, विल्सन 1840 में आया, और विल्सन आया तो उसने एक नई विलायत बसाई है, और जिसमें उसने सेव का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें आलू का किया, जिसमें राजमा का किया, और उसने नई विलायत बसा दी। वो हमारे हित के लिए तो आया नहीं था, है? लेकिन उसने हमारी संभावनाओं को पहचाना और उसने वहाँ के जंगलों को भी लीज पर लेकर, है, उसने उससे भी उसका भी दोहन शुरू किया। जंगलों का तो 1851 के बाद ही तो हुआ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो 1840 में तो आ ही गया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जब आया ना तो उसने यहाँ की संपदा को पहचाना, कहने का मतलब है। तो उसने क्या किया, इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया। तो उसी की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भी यहाँ की संपदा को पहचाना। तो उन्होंने 1870 में पहला बाग लगाया जिसको हम गवर्नमेंट गार्डन चौबटिया कहते हैं। ठीक है, जिस बात को आप कह रहे हैं मैं उसको ला रहा हूँ ना, कि हमारे लोग नीतियों में कितनी दूर चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि 1870 में चौबटिया गार्डन बना, और चौबटिया गार्डन बना तो चौबटिया गार्डन की पृष्ठभूमि पर फिर हमारे यहाँ सरकारी गार्डन बनने लगे, और उत्तराखंड राज्य बनने तक हमारे यहाँ 98 सरकारी गार्डन थे हमारे पास। और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम सब लोग जब राज्य आंदोलन की बात कर रहे थे तो हम क्या कहते थे कि हम हॉर्टिकल्चर से ही अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे। और कभी कभी हम अतिवाद में ये भी कहते, वो अतिवाद भी नहीं था वैसे, हम क्या कहते थे, हमको कोई कुछ मत देना, हम तो हवा से भी अपनी अर्थव्यवस्था कर देंगे, हैं, ऑक्सीजन से भी कर देंगे। अब तो पैकेटों में भी आ रही है ऑक्सीजन। तो वो कार्बन जस्टिस की बात होती है, प्रोसेसिंग, उसको कार्बन जस्टिस कहते हैं, कि जो कार्बन का इतना ज्यादा सिंक करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो हुआ क्या, अब देखिए जब हमारी पहली चुनी हुई सरकार आई ना, उसने सबसे पहले हमारे उन सरकारी बागों को ही खत्म किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो चौबटिया गार्डन था ना, वो 1932 में अंग्रेजों ने रिसर्च सेंटर बनाया, और उसमें 274 किस्म के फल लगाए, अलग अलग किस्म के। और वहाँ का डेलिशियस सेब तो दुनिया का जाना माना सेब था, हाँ? लेकिन हमने उन संभावनाओं को जानने के बजाय और चीज़ करना शुरू किया। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारी आर्थिकी का आधार जो वो हो सकता था, फल उत्पादन हो सकता, वो हमने शराब बनाई। और अब क्या है, शराब कैसे बनाई, और शराब भी कितनी गजब है कि अभी हमारे बगल में ऋषिकेश में जो मामला हुआ कि जी ऋषिकेश को हम योग नगरी, धार्मिक नगरी और आध्यात्मिक नगरी कहते हैं, वहाँ तो आप लाए आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री ने तो हमारे देवप्रयाग में हिल टॉप की बात कर दी, और जो संस्कृति की बात करते, समाज की बात करते। तो हुआ क्या, इसका परिणाम 2 किस्म की शराब है, 2 किस्म की अपसंस्कृतियाँ हैं। एक शराब पीने की है जिसको पी सकते हैं क्योंकि वो पीने की चीज़ है, एक शराब की प्रवृत्ति है। 2 किस्म की चीज़ें हैं। तो उत्तराखंड में क्या हुआ कि राजनीति के रास्ते से अपसंस्कृति शराब की आई है, और पूरे उत्तराखंड में एक अघोषित रूप से सरकार ने डीएमओ से कहा है, अघोषित कह रहा हूँ मैं इसको, अघोषित रूप से सरकार ने डीएम से कहा है कि स्कूल बंद हो जाए, अस्पताल बंद हो जाए, शराब की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। ये अब शराब के क्या है ना कि एक तो शराब में पैसा है जी, शराब में पूरा एक तरह से शराब के माध्यम से पैसा राजनीति को इन्फ्लुएंस कर, दूसरा
जगह जगह जो शराब खुली है, ये उनके लिए पॉलिटिकल मीन बन गया है चुनाव के टाइम के लिए। और हर जगह आप ठीक कह रहे हैं कि एक शराब संस्कृति है, दूसरा शराब प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। प्रवृत्ति बढ़ गई। और शराब संस्कृति तो विश्व में पीते हो, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ भी हमारे पूरा पौराणिक में शराब का कोई बात नहीं, तो ऐसे कोई वो नहीं। अब एक बात और है दादा कि जो अब हम इसको रैप अप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कितना लंबा कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी यहाँ से वे फॉरवर्ड के लिए कोई सकारात्मक चिंगारियाँ दिखती हैं? नहीं, बहुत चिंगारियाँ हैं। पहली बात क्या है कि मैं सांस्कृतिक रूप से देखता हूँ थोड़ा सा, है कि हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे सांस्कृतिक थाती। और जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, जब हम अपने स्वाभिमान की बात करते हैं, तो हमारे साथ उसकी जो जड़ें होती हैं वो सांस्कृतिक होती हैं। और उत्तराखंड के अंदर इसका एक छोटा सा नाम है, उसको कहते हैं थात, लोक थात। हमारे मंदिरों की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ थानों की परंपरा है। ये छोटे मंदिर बनाते हैं, ऊपर से करते हैं, तो ये थात है। ये थात में हमारी पूरी सांस्कृतिक चेतना है। निशाणों की बात थी, मूर्तियां होती नहीं थी, मंदिर बड़े होते नहीं थे, तो हमारी वो थात थी। और वो थात हमारी लोक की थात थी कि जिसमें हमारा क्या था, हमारा देवता भी जमीन का देवता था, हैं, हमारा भूमि देवता था, भूमियाल देवता था ना, हमारा जो है पशु का देवता था, हैं, हमारे अलग अलग वन देवता, हमारे वन देवियाँ हमारी हैं, हमारे सब जो देवता थे, और उससे हमारे बीच के थे। हमने कभी अपने बीच के थे, हम बाहर से लड़ाई भी करते थे, हम बाहर से किसी देवता को लाए नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, जागर को देखिए हमारे यहाँ ना, मैं इस बात को इसलिए संदर्भित कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो जागर है, जब जागर लगती है तो उसमें 3 पात्र होते हैं। एक कौन है, जगरिया है, एक डंगरिया है, एक शौकार है जो जागर लगाता है, और एक जो है वो जनता है जिसके बीच में जागर लगती है। तो हमारा भगवान से भी सीधे बातचीत है, उसमें बीच में कोई है ही नहीं। और हम भगवान से लड़ाई भी कर सकते हैं, वो हमको डांटता है, हम उसको डांटते हैं, और फिर हम एक रास्ता निकालते हैं उसका। और हमारे यहाँ तो पार्वती, जिसको हम पार्वती को मैथिति, शिवो को सरासा कहते हैं, तो हमारी पार्वती देवता ही नहीं थी कभी। वो बेटी हमारी ध्यानी है, वो हमारी ध्यानी है वो। तो अब क्या है कि जब हम ये सांस्कृतिक जो एक विचलन होता है ना हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, अब इसको आप ऐसे देखिए ना, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हम जब वहाँ किसी काम के लिए जाते थे, किसी सचिव के पास या किसी मंत्री के पास, यहाँ से हम प्रसाद ले जाते थे। हाँ, वो ले भी जाते थे। और जब मंत्री से हम मिलते थे ना या सचिव से मिलते थे, वो हमारा काम करे या ना करे, हमसे क्या कहता था कि देवभूमि के रहने वाले हैं, ये बद्री केदार के रहने वाले हैं, ये हिमालय के रहने वाले, बड़ा सम्मान करता था वो। लेकिन और हमारा अस्तित्व था, मतलब ये। लेकिन अब जब हमारा राज्य बना ना, इन 25 सालों में, हमारे सचिवालय में हमको धक्के मार के बाहर निकालता है। तो हमारा विकास का मामला नहीं रहा, अब तो हमारे अस्तित्व को बचाने का मामला है कि हम अपने सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है। अब क्या है कि जो संभावनाएं आपने कही, वो संभावनाएं यहीं से निकलती हैं, वो ऐसी निकलती हैं। अभी हम बहुत युवाओं से संवाद करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग जगहों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म से काम कर रहे हैं। वो राजनीति में भी हैं, आंदोलनों में भी हैं, वो संस्कृति में भी हैं, शिक्षा में भी हैं, और वो भाषा में भी हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, हम 25 सालों के अंदर समाज का निर्माण जो है वो कई चीज़ों से होता है। हमारी जो भाषा है, अभी हम अपनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 8वीं अनुसूची में कुमाऊनी गढ़वाली को आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ साहित्य की इतनी बड़ी विधाओं का निर्माण हुआ है, और हमारी भाषाएं जो हैं 10वीं शताब्दी से हमारे यहाँ हमारी कुमाऊनी गढ़वाली का प्रसार वगैरह शुरू हुआ है। एक तो दूसरा क्या है कि जो संभावनाएं हमको सबसे प्रबल रखती हैं, जब से हमारा सोशल मीडिया आया है, हमको इसको बहुत सकारात्मक लेना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कुमाऊँ और गढ़वाल के जितने गीत हैं, हम कभी आकाशवाणी में जो गीत आते थे, उन गीतों से अपने आप को समृद्ध करते थे। हमने जितने भी गायकों को जाना समझा है, उन्हीं गीतों से समझा है, पहले आकाशवाणी और फिर थोड़ा थोड़ा दूरदर्शन में। एक जब सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक प्रतिनिधि गीत है, बेड़ो पागो बारहमासा, अगर उसको अमेरिका वाला भी सुनता है ना, तो वो कहता है कि ये गीत उत्तराखंड का है। वो प्रतिनिधि गीत को 50 के दशक में जब मोहन उप्रेती और ब्रजेंद्र लाल शाह ने दुनिया के पटल पर ले गए, तो एक किस्म से वो 50 के दशक का एक किस्म से वो फ्यूजन था, मतलब नए संगीत के साथ था, तो लोगों ने इसलिए पसंद किया। आज आप देखिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी बताई हमने, 1,40,00,000 है। अभी एक गीत आया गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा, तो गुलाबी शरारा गीत को मिलियंस लोगों ने देखा,
और एक आंकड़ा बताता है कि 75 लाख लोगों ने उसकी रील बनाई, वो कुमाऊं गढ़वाल के लोगों ने नहीं, अफ्रीका के आदमी ने भी। तो ये साबित करता है कि अगर हम अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से रखेंगे तो सुनने वाले होंगे। और ये राजनीति से मेरे को ये लगता था कि इस बात से वो करते हैं। आज मुझे ये लगता है कि राज्य बनने के बाद आज ऐसी आदर्श जमीन उत्तराखंड में बनी है जो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत महफूज जमीन तैयार हो रही है। काम करने की सांगठनिक लेवल पे काम करने की जरूरत है बहुत, और फिलॉसफी के साथ काम करने की जरूरत है, राजनीतिक तौर पर काम करने की जरूरत है, और महत्वाकांक्षाओं को दूर रख के एक राजनीतिक फोर्स के तौर पर हमारे युवा बहुत इसमें काफी मैं लगा कि पिछले 3-4 साल में उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। लेकिन मुझे ये कई तरह से लंपटों के हाथ भी जाने के अवसर लग रहे हैं मेरे को। इसमें कई बदमाश भी इसमें घुस गए हैं जो इसको डेविएट कर सकते हैं। नहीं तो क्षेत्रीय अस्मिता के साथ क्षेत्रीय मतलब वो मीन वाली नहीं, वो क्षेत्रवाद और वो वाली नहीं, क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद में अंतर बहुत बड़ा। क्षेत्रीयता बहुत जरूरी है, आंचलिकता बहुत जरूरी है, लेकिन क्षेत्रवाद और जातिवाद और धर्मवाद ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अधोगमन करेंगी, नीचे ले जाएंगी। जरूरत तो है और संभावनाएं भी है। अब देखना ये है कि जो युवा इसमें प्रयास कर रहे हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसका क्लोज मैं एक गीत के साथ करता हूँ है, और गीत ऐसा है जो आप और मेरी पूरी बात को समेट देता है। अब वो गीत को मैं उस ढंग से तो गायक नहीं हूँ, लेकिन हीरा सिंह राणा ने इसी पर हमारे युवाओं को और अभी जिस बातचीत को हम कर रहे थे उसको एक होली गीत के साथ बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमने कहा कि हम अदम गोंडी के गीत को गाते थे ना, ये 25 साल में उत्तराखंड क्या हुआ है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जवाना साज है, दिल में रख हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है, कोठियों से मुल्क की मैयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। हीरा सिंह राणा ने एक होली गीत बनाया। क्या बनाया मैं उसको सुनाता हूँ आपको कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड की पूरी समस्याओं को कैसे कहा। उन्होंने कहा कि ऐगी होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह ऐगी होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह मैं रंग लगो तो कह मैं रंग लगो तो कह नीछू कोई रंग लगोनिया रे मैं रंग लगूं तो कह मतलब पूरा जो गांव है ना होली में है, लेकिन रंग लगाने वाला कोई नहीं है। और जबकि मेरी इतनी सांस थाती है, सब कुछ है, लेकिन रंग लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। तब क्या कहा उन्होंने, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, देवी द्यापता बंद छे जाऊपन। गढ़वाल में जाऊपन का मतलब जो वो होती है ना जिसमें हम दिया रखते हैं, दिया नहीं रखते खोल, क्या कहते हैं गढ़वाल में, क्या कहते हैं उसको, एक जगह जो बनाते हैं दिया रखने की ना, हाँ जो भी है हमारे यहाँ उसको जाऊ कहते हैं। मतलब अलमारी होगी छोटी सी, एक छोटी सी अलमारी होगी। तो उनने क्या कहा, कोई खादरी भी बोलते हैं उसको, खादरी भी बोलते हैं। अच्छा, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, देवी द्यापता बंद छे जाऊपन, नीछू कोई शंख फुकणिया में रंग लगो तो कह। अब मैं बीच की पंक्ति को छोड़ता हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो हमारे युवा, हम आप और नए युवा जिस बात को कर रहे हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण जो हीरा सिंह राणा ने अंतिम में इसको कहा। उनने क्या कहा, होली वालों से कहा कि होली वालों ये हो तो तुम कर रहे हो, मैं आंदोलन वालों से भी कह रहा हूँ, हम हो तो कर रहे हैं खूब, हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और सही लड़ाई भी है वो, लेकिन कुछ विचारना भी चाहिए हमको हो करने के अलावा। तो उनने क्या कहा, सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो बिचारो, जो आप भी कह रहे थे ना, सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो बिचारो, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा
हमारा हाथ बेल है गो पहाड़ा, यहाँ आएगी जमीन बेचनिया में, रंग लगाओ तो कह तो ये बहुत बढ़िया। जी। ये बात भी सच है कि पिछले 25 साल में 3-4 चीज़ों में बड़ा अच्छा काम भी हुआ है। एक तो माल न्यूट्रिशन में असत्य इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल। दूसरा दादा मैंने देखा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बड़ी कमी आई। हाँ कमी आई है, बिल्कुल। ये भी एक सकारात्मक। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।